बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ वर्चुअल मेमोरी। सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। वर्चुअल मेमोरी बेसिकली इज़ अ सेपरेशन ऑफ योर यूज़र लॉजिकल मेमोरी फ्रॉम योर फिज़िकल मेमोरी। फिज़िकल मेमोरी वो वाली मेमोरी है जो फिज़िकली एग्जिस्ट करती है आपके सिस्टम के अंदर, जस्ट लाइक योर प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, रैम एंड हार्ड डिस्क। जबकि वर्चुअली हमारे पास जो मेमोरी मौजूद है, जिसको हम प्रिज्यूम करते हैं कि वो मौजूद है, यानी जिसमें हम ये कह रहे हैं कि आपका प्रोग्राम है उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं वो फ्रॉम ज़ीरो टू लेट से 200 लोकेशन तक लिखी हुई हैं। लेकिन ये 0 to 200 लोकेशन जो है ये एग्जिस्ट कहाँ पे करती है? जब हम जाके फ़िज़िकल मेमोरी में देखेंगे तो वो हो सकता है कि जो ज़ीरो लोकेशन पे आपकी इंस्ट्रक्शन मौजूद है वो फ़िज़िकल के अंदर कोई 2000896 के ऊपर जाके मौजूद हो। सो बेसिकली आपका प्रोग्राम के अंदर जो व्यू आपको नज़र आ रहा होता है आपकी मेमोरी का, वो एक लॉजिकल व्यू है जिसमें आपको नज़र आता है कि इसके इंस्ट्रक्शन के बाद ये चीज़ मौजूद है, फिर ये चीज़ मौजूद है, पर ये उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इस चीज़ की मौजूद है। लेकिन जब हम फिज़िकली जाके हार्डवेयर के अंदर जाके देखते हैं तो जो डाटा है वो काफ़ी स्कैटर्ड फॉर्म में मौजूद होता है। लॉजिकल व्यू काफ़ी आपको यूज़र डिफाइंड व्यू दिखाता है जिसमें सारी चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी आपको नज़र आ रही होती हैं, जबकि फ़िज़िकल के अंदर काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड के ऊपर वो जो है चीज़ें मौजूद होती हैं। अच्छा, ओनली द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम नीड्स टू बी इन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। जब हम वर्चुअल मेमोरी की बात कर रहे हैं तो हम पूरे के पूरे प्रोग्राम को जो है वो सिस्टम में लोड नहीं करते एग्जीक्यूशन के लिए। सिर्फ उतना पार्ट लोड किया जाता है जितने की एग्जीक्यूशन के लिए रिक्वायरमेंट है, जितने की अगर हम तमाम का तमाम प्रोग्राम जो है ला के मेमोरी में रिज़ाइड करवा देंगे तो हम बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज जो हैं वो एग्जॉस्ट करना शुरू कर देंगे। हमें अगर एक प्रोग्राम को लोड करने के लिए 10 MB की रिक्वायरमेंट हो रही है, जबकि अगर हम सिंपल एग्जीक्यूशन देखना चाहें वो 2 MB के अंदर एग्जीक्यूशन हो सकती है, तो हम 8 MB जो एक्स्ट्रा मेमोरी कंज्यूम करवा रहे हैं फॉर दिस पर्टिकुलर लोडिंग, तो वो हमारी ज़ाया हो रही है उस 8 MB की मेमोरी स्पेस में हम कुछ और चीज़ें लोड करवा के अपनी वर्किंग को कंप्लीट करवा सकते हैं। So logical address space can therefore be much larger than a physical address space definitely। आपकी लॉजिकल जो एड्रेस स्पेस है वो काफ़ी बड़ी हो सकती है फिज़िकल से, क्योंकि उसके अंदर के प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं जो आप डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन जब आप उसको फ़िज़िकली जाके मेमोरी के ऊपर मैप करके देखते हैं तो वो जो है काफ़ी चीज़ें जो हैं वो एक ही लोकेशन के ऊपर मैप हो रही होती हैं। जिस मैंने बात की कि लॉजिकल के अंदर आपको नज़र आएगा कि 0 to 200 आपके पास जो है मेमोरी स्पेसेस के अंदर जो है वो डाटा मौजूद है, जबकि अगर आप फिज़िकल के अंदर देखेंगे तो ऐसा डायरेक्टली कुछ नहीं है। यहाँ पे आपका डायरेक्टली जिस तरह आप कह लें कि एक फ़ाइल के अंदर आपका कोड मौजूद है और फिज़िकली यूज़ होने के ऊपर वो जो मेमोरी है वो आपको यूज़ होने में आ रही है। तो जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तभी आपके फ्रेम्स जो हैं वो लोड होंगे पेजेस के साथ जो कि रिक्वायर्ड होंगे आपकी वर्किंग को कंप्लीट करने के लिए। और जब वो उनकी वर्किंग ख़त्म हो जाएगी तो फ्रेम्स में से पेजेस निकल जाएंगे। अब जो नंबर ऑफ़ फ्रेम्स हैं वो हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में मौजूद है और उन्हीं के ऊपर आपका एक प्रोग्राम कभी दूसरा प्रोग्राम कभी तीसरा प्रोग्राम उसी में आके लोड हो रहा है। सो आपकी जो प्राइमरी मेमोरी है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड होती है और आपके जो डायरेक्ट एक्सेस में जा रही है जिससे आपका सीपीयू जो है वो यूटिलाइज़ कर रहा है रिसोर्सेज को, तो वो काफ़ी हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। इससे हमें फ़ायदा क्या होता है? दिस अलाउज़ एड्रेस स्पेस टू बी शेयर्ड अमंग सेवरल प्रोसेसेस। आप जो लिमिटेड स्पेस आपके पास मौजूद है इससे आप सेवरल प्रोसेसेस जो हैं उनको एग्जीक्यूशन कंप्लीट करवा सकते हैं और वो मल्टीपल प्रोसेसेस जो हैं वो उस स्पेस को यूटिलाइज़ करेंगे अपनी वर्किंग को कंप्लीट करने के लिए। और चूँकि हमारे पास जो स्पेस है अब चूँकि एफिशिएंटली यूज़ हो रही है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं और क्रिएट करवा सकते हैं यूजिंग द सेम मेमोरी स्पेस।
मोर प्रोग्राम रनिंग कंकरेंटली, जिसमें हमने वाली बात की कि अगर आप को जितनी रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतनी ही मेमोरी को यूटिलाइज़ कर रहे होंगे और पूरे प्रोग्राम्स को आप लोड नहीं कर रहे, तो अगर आप सपोज कि आपको 10 MB चाहिए थी और आपने 2 MB के अंदर सिर्फ यूज़ की वो वाली स्पेस जिसको एग्जीक्यूशन के लिए मेमोरी रिक्वायर्ड थी, अब आपने 8 MB जो मेमोरी आपने बचाई है उसके अंदर आप कोई और प्रोग्राम्स लोड करवा सकते हैं जो कि कंकरेंटली वर्किंग के अंदर आपको हेल्प आउट करेंगे उनकी एग्जीक्यूशन में। सो अगर आप वो कंकरेंट वर्किंग हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम जो है उसकी एफिशिएंसी जो है वो भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। लेस आईओ नीडेड टू लोड और स्वैप दी प्रोसेसेस। आपको स्वैपिंग के अंदर जो है इसका फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि वर्चुअली मेमोरी मौजूद है, डायरेक्ट फिजिकल के ऊपर डाटा नहीं मौजूद, तो फिजिकल इसको स्वैप करना जो है वो मेमोरी आसान होता जाता है। वर्चुअल एड्रेस स्पेस कौन सी है जी? लॉजिकल व्यू ऑफ हाउ प्रोसेसेस आर स्टोर्ड इन द मेमोरी। जो आपके पास वर्चुअल मेमोरी है उसके अंदर जो वर्चुअल व्यू है या लॉजिकल व्यू है उसके अंदर जो हम जिस तरीके से डाटा जो है वो स्टोर करवाते हैं तो वो देखने में जो स्पेस लगती है वो आपको वर्चुअल एड्रेस स्पेस कहलाती है, जिसके अंदर आपको नज़र आता है कि जी आपका एड्रेस 0 से स्टार्ट हुआ है और उसका लोकेशन 1 पे डाटा पड़ा है, 2 पे पड़ा है, 3 पे पड़ा है, 4 पे पड़ा है। सो ये आपकी वर्चुअल स्पेस होती है। जबकि अगर आप फिज़िकली स्पेस में जाकर देखें तो इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको डाटा वहाँ पड़ा हुआ नज़र नहीं आएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपके कंटीजियस मेमोरी एड्रेसेस के अंदर जो है वो आपका डाटा जो है वो प्लेस्ड हुआ हो। और इसी तरह आपका MMU जो है वो आपकी मैपिंग करवाता है लॉजिकल मेमोरी स्पेस से आपकी फ़िज़िकल मेमोरी स्पेस के ऊपर। अच्छा, इसी तरह हमारे पास कुछ और भी आ जाती हैं जिसमें हमारे पास आती है डिमांड पेजिंग एंड डिमांड सेगमेंटेशन। ये आगे जाके आपको इंशाल्लाह डिटेल नजर ही आएगा। लेज़ी स्वैपिंग बेसिकली आपकी यही होती है कि आपको जितनी देर तक ज़रूरत नहीं होती उतनी देर तक आप स्वैपिंग नहीं करते, बजाय ये कि आप स्वैपिंग करते जाएँ प्रोसेस को स्वैप करते जाएँ तो आपके ऊपर ओवरहेड पड़ता जाएगा। आप उस वक्त स्वैप करेंगे जब तक उसकी ज़रूरत नहीं है स्वैपिंग की, जब ज़रूरत होगी तब आप पेजेस को स्वैप करें और यूटिलाइज़ कर लें। सो आपको वर्चुअल मेमोरी नज़र आएगी कि नंबर ऑफ़ पेजेस मौजूद हैं। इसी तरह आपकी जो है वो मेमोरी मैप मौजूद है जो कि मैप करवाती है आपको। पेजेस जो हैं वो मेमोरी मैप के ऊपर जाते हैं और यहाँ से आप फिज़िकल मेमोरी के ऊपर जो है वो मैप करवाते हैं अपने पेजेस को, जो कि अल्टीमेटली आपके पास एक जो बैकअप स्टोर है उसके अंदर मैपिंग जो है वो क्रिएट होती है। सो ये आपका एक पूरा तरीक़ेकार है कि आप वर्चुअल को फ़िज़िकल के साथ कैसे इंटरेक्ट करवाते हैं। सो हमें ये पहले भी बात बताया कि हमारे पास मेमोरी के अंदर सबसे लोअर एंड के ऊपर हमारे पास कोड होता है, दैन हमारे पास डाटा मौजूद है, उसके बाद हमारे पास हीप और जो है वो स्टैक मौजूद है जो डायनामिकली हमारे पास जो है वो डाटा को जो है वो ग्रो करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। कि हमारा जब यूटिलिटी हो रही है रिसोर्सेज की ड्यूरिंग द प्रोसेस एग्जीक्यूशन तो हमारा स्टैक जो है वो भी ग्रो करेगा, लेकिन वो ग्रो करेगा डाउनवर्ड्स। और जो हीप है जो कि हमारे पास स्पेस है जहाँ पे हमारे पास जो है वो टेम्परेरी वेरिएबल्स भी आ जाते हैं तो वो ग्रो जो है अपवर्ड करता है। सो आपके पास जब वर्चुअल की बात करते हैं तो जो डाटा हमारा आपस में शेयर्ड हो रहा है वो उसके सेंटर स्पेस में हम प्लेस करवाते हैं ताकि हमें तीनों का ग्रोथ जो है वो मिल सके। यानी हमारे पास सेंटर पोर्शन के अंदर हमारे पास जो है वो शेयर्ड लाइब्रेरी मौजूद है जो कि मुख्तलिफ प्रोसेस आपस में शेयर कर रहे हैं। स्टैक अगर ग्रो करेगा तो डाउनवर्ड ग्रो करेगा, हीप ग्रो करेगा तो अपवर्ड ग्रो करेगा। तो हमारे पास एक ऐसी जो शेड है वो उनके हम बिल्कुल दरमियान में रख देते हैं ताकि अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमारे तीनों चीज़ें जो है वो साइड बाय साइड जो है वो ग्रो कर सकें। और क्योंकि अगर मैं इसको उठा के नीचे इस पॉइंट पर रख दूँगा तो हमारे पास हीप की ग्रोथ जो है वो अफेक्ट होगी, और अगर इसको मैं ऊपर रखता हूँ तो हमारी स्टैक की ग्रोथ जो है वो इफेक्ट होगी। तो इसलिए हमने उसका एक जो है वो मिडल पॉइंट निकाल लिया कि मिडल पॉइंट में रखते हैं जहाँ से हमारे पास तीनों प्रोसेस जो हैं या तीनों मेमोरीज जो हैं वो विदाउट अफेक्टिंग जो है वो मैक्सिमम यूटिलिटी में जा सकते हैं। सो डिमांड पेजिंग ये है कि जिस पेज की हमें डिमांड होती है, लेट से एक हमारा प्रोग्राम है उसके मुख्तलिफ जो हैं वो पेजेस मौजूद हैं हमारे पास, लेट से हमारे पास मौजूद हैं। तो और इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ कि हमारे पास प्रोग्राम भी है उसके भी कुछ पेजेस मौजूद हैं, हमें जिस पेज की ज़रूरत पड़ती है हम उस पेज को मेमोरी में ले आएंगे और जिसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है उसको हम जो है वो मेमोरी से निकाल के बैकअप स्टोर में डाल देंगे।
सो इसके साथ जो है हमारे पास एक इनवैलिड की बिट भी हम एसोसिएट कर देते हैं, जिसका फ़ायदा हमारे पास ये हो जाता है कि अगर डाटा इनवैलिड हो गया तो हमें पता है कि यहाँ पे जो प्रोग्राम में डाटा यहाँ पे मेमोरी में मौजूद है, अब ये इस काबिल है कि हमने अगर किसी और प्रोग्राम को का डाटा ला के यहाँ पर रिजाइड करवाना है तो हम इस स्पेस को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इसकी अपनी वर्किंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी हुई है। लेजी स्वैपर क्या है जी? नेवर स्वैप्स अ पेज अंटिल मेमोरी इनटू द मेमोरी अनलेस पेज विल बी नीडेड। स्वैपर दैट डील्स विद पेजेस इज कॉल्ड पेजर। अच्छा, जब तक ज़रूरत ना पड़े आपका पेज नहीं आएगा, स्वैप नहीं होगा। सो ये आपकी चीज़ आ जाती है आपकी लेजी स्वैपिंग के अंदर। बेसिक कॉन्सेप्ट में देख लेते हैं जी। विद स्वैपिंग पेजर गैसेस विच पेजेस विल बी यूज बिफोर स्वैपिंग आउट अगेन। आपको स्वैप आउट करने से पहले वो देख लेगा कि कौन से पेजेस को दोबारा ज़रूरत पड़ सकती है। अगर तो किसी पेज की ज़रूरत पड़ सकती है तो वो उसको स्वैप करने के बजाय उसको रिटेन कर लेगा और बाकियों को जो है वो स्वैप आउट कर देगा। यानी अगर आप देखें कि जी आपके कुछ पेजेस जो हैं वो फ्रीक्वेंट यूजेज में आ रहे हैं, लेट्स सपोज पेज 1 जो है वो बार बार यूजेज में आ रहा है, तो आप उसको स्वैप आउट करेंगे तो दोबारा उसको वापस लाने के अंदर जो आपका टाइम कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, क्योंकि डेफिनेटली अगर आपको डाटा वहीं पे पड़ा हुआ मिल रहा है तो आप टाइम की बचत कर रहे हैं। और अगर आपको बैकअप स्टोर से या सेकेंडरी स्टोरेज से लेके आना पड़ता है तो वहाँ पे आपको जो है कॉस्ट पड़ती है टाइम के निस्बत से। सो आप क्या करेंगे? इफ़ पेज नीडेड ऑलरेडी इन दी मेमोरी ऑलरेडी मेमोरी रेजिडेंट, नो डिफ़िकल्ट फ्रॉम दी नॉन डिमांडिंग पेजिंग, तो आपको जो है वो उसकी ज़रूरत डिमांड करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी आपके पास जो है मेमोरी मौजूद है। इफ़ पेज नीडेड एंड नॉट मेमोरी रेजिडेंट, आपको जिस पेज की ज़रूरत है और अब वो मेमोरी के अंदर मौजूद नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा? नीड टू डिटेक्ट एंड लोड द पेज इनटू द मेमोरी फ्रॉम द स्टोरेज। अब आपको जो है वो मेमोरी से स्टोरेज से ला के मेमोरी के अंदर आप उसको लोड करेंगे ताकि आप यूज़ कर सकें विदाउट चेंजिंग द प्रोग्राम बिहेवियर एंड विदाउट प्रोग्रामर नीडिंग टू चेंज द कोड। अब ये आपको डाटा जो लेके आना है इसके अंदर ना आपको कोड की चेंज करने की ज़रूरत है, ना आपके प्रोग्राम का कोई बिहेवियर चेंज होगा। सिंपल जितने डिमांड है डाटा की या इंस्ट्रक्शंस की, जितने प्रोग्राम की, तो वो प्रोग्राम आपका लोड होगा और वो अपनी वर्किंग को वहीं से कंटिन्यू कर लेगा। अच्छा, इसके साथ आपके पास जो है वो वैलिड और इनवैलिड डाटा की बिट है जो एसोसिएटेड हुई हुई है। अगर किसी डाटा के आगे वैलिड की बिट एक्टिव हुई हुई है, दैट मीन्स कि इस फ्रेम के अंदर जो डाटा मौजूद है वो वैलिड है और वो इस वक्त जो है वो ओके कंडीशन में है और वो यूज़ हो रहा है। अगर डाटा आपने उसकी बिट को इनवैलिड कर दिया है, आई कर दिया है, तो वो आपका पेज फॉल्ट क्रिएट कर देगा और आप जो है वहाँ पे डाटा जो है वो चेंज कर सकते हैं। यानी जो भी आप डाटा लेके आते हैं आके वो अगर वो देखता है आपका सिस्टम जो है प्लेस करने के लिए कि मैं डाटा कहाँ प्लेस करूँ, तो वो पहले देखेगा कि मुझे इनवैलिड डाटा बिट किस पे मिल रही है। जिस पे मुझे इनवैलिड की डाटा की बिट मिलती है मैं वहाँ पे उसको डाटा को प्लेस कर दूँगा। अच्छा, ये किस तरीके से हो रहा है जी? आपके पास जो है वो डाटा मौजूद है। अब आपने ये डाटा जो है वो पेज टेबल के ऊपर जो है वो आपकी इसकी मैपिंग हुई भी है। यानी आपकी लॉजिकल डाटा जो है वो आपको बता रहा है कि कौन से फ्रेम के अंदर जो है पेज टेबल में आपको पता लग जाएगा कौन सा लॉजिकल जो है मेमोरी का जो पेज है वो आपका कौन से फ्रेम के साथ जो है वो मैप हुआ हुआ। सो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि आपका जो पेज ज़ीरो है वो फ्रेम नंबर 4 पे पड़ा हुआ है। सो आप जाके देख सकते हैं फ्रेम नंबर 4 के ऊपर जो है वो आपका पेज 0 मौजूद है और वो डाटा क्योंकि वैलिड है तो आपको डाटा यहाँ पे नज़र आ जाएगा, ये जो है वो यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह अगर मैं 6 की बात करूँ तो फ्रेम नंबर 6 के ऊपर जो है वो पेज नंबर 6 जो है वो हमारा मौजूद है, विच इज़ सॉरी पेज नंबर 2 जो है वो आपका फ्रेम नंबर 6 पर मौजूद है। सो फ्रेम नंबर 6 के ऊपर आपने जाके देखा तो आपको वहाँ पे वो डाटा मिल गया।
अब आपने लेट से यहाँ पे देखा है कि जो फ्रेम नंबर 5 है, उसके ऊपर जो है, सॉरी, फ्रेम नंबर 9 के ऊपर जो है पेज नंबर 5 मौजूद है। सो आप जाके देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि पेज फ्रेम नंबर 9 के अंदर जो है वो पेज नंबर 5 का डाटा मौजूद है, विच इज़ योर एफ। और बाकी ये जितना भी डाटा मौजूद है ये आपका चूँकि बैकअप स्टोर के अंदर भी मौजूद है, तो ये आपको ये नज़र आएगा कि आपको सारा का सारा डाटा जो है वो आपको यहाँ पे बैकअप स्टोर के अंदर नज़र आएगा। जितने भी पेजेस हैं वो लॉजिकल मेमोरी के, वो तमाम का तमाम आपको उसमें नज़र आएंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो चूँकि हमें ये बात मालूम है कि जो हमारा बैकअप स्टोर या सेकेंडरी स्टोरेज होती है उसकी क्वांटम हमारे पास काफ़ी बड़ा होता है, जबकि फ़िज़िकल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी जिसके अंदर हमने जिससे आपका सीपीयू जो है वो डाटा यूज़ करता है, उसकी क्वांटिटी थोड़ी छोटी होती है। तो आपके पास ज़्यादा डाटा जो है हम यहाँ पे मैप करने की क्वांटिटी हमारे पास मौजूद है, और जिस तरह हमें ज़रूरत पड़ती रहती है उसको हम यहाँ पे लोड करवाते हैं और अपनी वर्किंग को कंप्लीट करते हैं। सो पेज फॉल्ट क्या है जी? इफ़ देयर इज़ अ रेफरेंस टू अ पेज, फर्स्ट रेफरेंस टू द पेज विल ट्रैप द ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपने एक प्रोग्राम शुरू किया है, रन करना शुरू किया है और प्रोग्राम जो है वो प्रोसेस के अंदर कन्वर्ट हुआ है, तो डेफिनेटली उसको जो भी डाटा चाहिए तो वो मेमोरी के अंदर तो मौजूद नहीं होगा। तो फर्स्ट टाइम जो भी उसको डाटा चाहिए उसको बैकअप स्टोर से ही उठाना पड़ेगा। तो जब वो उठाएगा तो क्या होगा, बेसिकली आपका पेज फॉल्ट क्रिएट होना शुरू होगा, क्योंकि उसको जो भी डाटा चाहिए वो जितनी मरतबा मेमोरी को एक्सेस करेगा उसको वहाँ पे पेज में, वहाँ पे जो है फ्रेम्स के अंदर डाटा नहीं मिलेगा। तो वो हर मरतबा जो है वो बैकअप स्टोर में जाएगा और वहाँ से जाके डाटा उठाएगा, और डाटा उठा के वो ला के पेजेस की, जो वहाँ से पेजेस उठाएगा वो पेजेस ला के फ्रेम के अंदर लोड करेगा। सो अनटिल अनलेस के उसकी वर्किंग जो है वो स्मूथ होना शुरू हो जाती है। जिस तरह वो उसकी वर्किंग स्मूथ होना शुरू हो जाएगी, पेज फॉल्ट की क्वांटिटी भी कम होना शुरू हो जाएगी। और जिस तरह अब उसको आगे ज़रूरत पड़ती जाती है और उसको मज़ीद ऐसा डाटा चाहिए जो उसको बैकअप से चाहिए और अब वो मेमोरी में मौजूद नहीं है, तो वो जो है डाटा पीछे से लेके आएगा, और अगर उसको जो डाटा चाहिए वो ऑलरेडी पेजेस की फॉर्म में फ्रेम्स के अंदर मौजूद है तो वहीं से यूटिलाइज़ करना शुरू कर देगा। सो जिस तरह हमें फ्री फ्रेम्स मिलते जाएंगे वहाँ पे ला के हम डाटा जो है प्लेस करते जाएंगे, और जिस तरह हमें जो है दूसरे फ्रेम्स की ज़रूरत, दूसरे पेजेस की ज़रूरत पड़ती जाएगी, हम जो हमें एलोकेटेड स्पेस है उसमें से रिप्लेस करते जाएंगे दूसरे पेजेस को फ्रेम्स के अंदर। सो हमें फिर डेफिनेटली जो है वो स्वैपिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, और जब हम स्वैपिंग करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास जो फिर चीज़ रिक्वायर्ड आ जाएगी कि हम उसको कितना एफिशिएंटली करते हैं स्वैपिंग को, वहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि हम जो है वो स्केजुलिंग किस तरीके से करेंगे, कि हम डाटा लेके किस तरतीब से आ रहे हैं और किस तरीके से हम जो है वो डाटा को रिप्लेस कर रहे हैं इन आवर मेमोरी। सो हैंडलिंग अ पेज फॉल्ट, अगर फॉल्ट क्रिएट होता है कि हमारे पास मेमोरी के अंदर जो है वो डाटा मौजूद नहीं है, तो उसका तरीक़ेकार क्या है? सबसे पहले तो ये कि आपका प्रोग्राम लोड हुआ, और लोड होने के बाद जो है मेमोरी के अंदर डाटा आएगा। अब वो प्लेस कहाँ पे होगा? जहाँ पे आपको इनवैलिड बिट नज़र आती है। जब आपको इनवैलिड नज़र आती है डाटा, तो आप मेमोरी से डाटा उठाएंगे, और उठाने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएंगे कि आपका ट्रैप क्रिएट हुआ है। ट्रैप क्रिएट होने का मतलब है कि जो आपको डाटा चाहिए था वो आपको मेमोरी में नहीं मिला पेज टेबल के अंदर। जब आपका ट्रैप क्रिएट होगा तो आप जो है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बैकअप स्टोर के अंदर जाएगा और वहाँ से देखेगा जो आपको डाटा रिक्वायर्ड है वो कहाँ पर मौजूद है। फिर जो डाटा उसको चाहिए वो वाले पेजेस जो हैं वो उठाएगा और ला के वो फ्री फ्रेम्स के ऊपर जो है वो प्लेस कर देगा। और जब ये फ्री फ्रेम के अंदर वो डाटा प्लेस कर देगा तो इसको जो है वो टेबल के अंदर भी अपडेट कर देगा। और जब इसके अंदर डाटा टेबल के अंदर जो है वो अपडेट हो जाएगा कि जी जो डाटा चाहिए था वो हमारे पास मौजूद है फिजिकल मेमोरी में, अब आप जो है मेमोरी को जो है वो इंस्ट्रक्शन को रीस्टार्ट करेंगे और उसे कहेंगे जी जो डाटा चाहिए था वो अवेलेबल हो गया, अब आप अपनी वर्किंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। डिमांड पेजिंग क्या है? एक्सट्रीम केस अगर हम एस्पेक्ट्स देखें इसके, तो स्टार्ट प्रोसेस विद नो पेज इन मेमोरी, हमने पहले भी बात की कि अगर हम स्टार्ट करते हैं और हमारे पास पेज कोई भी मौजूद नहीं मेमोरी के अंदर, तो स्टार्ट के अंदर तमाम के तमाम जो है वो पेजेस जो हैं वो हमें डिमांड करने पड़ेंगे, और हर मरतबा जो है वो पेज फॉल्ट जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह हमारे पास
जो है वो हमें डाटा हमारे पास मैच्योर होना शुरू हो जाता है, हमारे मेमोरी के अंदर जो है वो डाटा अवेलेबल होना शुरू हो जाता है, तो नंबर ऑफ़ पेज फॉल्ट्स जो हैं हमारे कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास डाटा जो है वो हमारे मेमोरी में मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जब बात होती है कि हमें जो है वो चूँकि स्टार्ट के अंदर जब पेज फॉल्ट्स हैं वो ज़्यादा क्रिएट होंगे, तो प्योरली आपका सिस्टम जो एक्ट करेगा वो डिमांड पेजिंग वाली करेगा कि उसको जो है वो पेजेस की डिमांड चाहिए, और जितनी मरतबा उसको पेज फॉल्ट क्रिएट होगा उतनी मरतबा जो है उसको बैकअप स्टोर में जाना पड़ेगा उठाने के लिए डाटा को। तो हर इंस्ट्रक्शन के पीछे उसको जो है मल्टीपल टाइम्स जो है वो जाना पड़ेगा डाटा फेचिंग के लिए। क्यों? क्योंकि आपकी एक इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन में आपको डाटा फैच भी करना है, उसको डिकोड भी करना है। डिकोड करने के बाद जो है जब आप देखेंगे कि जी मुझे जो डाटा चाहिए वो मेरे पास स्टोर मेमोरी में मौजूद नहीं है और मुझे बैकअप स्टोर से उसको लेके आना है, तो आप जाएंगे, उसके बाद आप जाके उस डाटा को ला के रखेंगे, और उसके बाद दोबारा चूँकि आपकी इंस्ट्रक्शन रीस्टार्ट होनी है, तो रीस्टार्ट होने में आपको दोबारा फैचिंग और डिकोडिंग करनी पड़ेगी, और उसके बाद आप दोबारा अपनी वर्किंग को वहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो जिस तरह हमारे पास डाटा अवेलेबल होता जाएगा, हमारे पास जो इसकी पेन है कि हमें हर मरतबा जो है वो इंस्ट्रक्शन को जो है वो दो मरतबा एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है। फर्स्ट टाइम आपने उसको डिकोड किया और डिकोड करने में पता लगा कि जी डाटा जहाँ से चाहिए था वो तो आपके पास अवेलेबल ही नहीं है। अब आपने ट्रैप क्रिएट किया, पीछे बैकअप स्टोर से ला के डाटा को रखा और दोबारा इंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया, दोबारा फैचिंग की, दोबारा डिकोड किया, और उसके बाद आपने देखा हाँ जी मेमोरी के अंदर अब डाटा मौजूद है और आपने अब इसको आगे लेके चलना है। सो जिस तरह आपका पैसेज जो है वो गुजरता है, टाइम गुजरता है, आपके नंबर ऑफ़ पेज फॉल्ट्स कम होना शुरू हो जाते हैं और आपके पास जो है वो वर्किंग करना जो है उसकी स्पीड जो है वो तेज़ होना शुरू हो जाती है। तो ये आपकी आती है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के जी, जिस तरह आप उसको पैसेज ऑफ टाइम पास होता जाता है, आपके पास जो है वो डाटा जो है चूँकि मेमोरी में अवेलेबल होना शुरू हो गया है, तो जिस डाटा को आपकी रिक्वायरमेंट है वो अब आपके पास मौजूद है, लोकली मौजूद है। लेकिन इस काम के लिए आपको जो है हार्डवेयर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। दैट मीन्स कि आपका जो पेज टेबल है वो हमें बता रहा हो कि आपका डाटा कौन सा वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है, ताकि हम जो है वो डाटा को रिप्लेस करने में हमारे पास आसानी हो। सेकंड थिंग इज़ कि हमारे पास स्वैप स्पेस मौजूद हो कि हमने जो डाटा निकाल रहे हैं उसको हम बाहर रख के दूसरे डाटा को यहाँ पे प्लेस कर लें और उसके बाद उसकी वर्किंग को स्टार्ट कर सकें। प्लस इंस्ट्रक्शन को रीस्टार्ट करने की कैपेसिटी हमारे पास होनी चाहिए, ताकि हम उसको जो है जैसे ही डाटा अवेलेबल करते हैं फॉर एग्जीक्यूशन, तो एग्जीक्यूशन के लिए अवेलेबल करने के बाद हम इंस्ट्रक्शन को रीस्टार्ट कर सकें। तो ये हमारे पास हार्डवेयर लेवल पे इस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए, इस बिहेवियर को लेके चलने के लिए हमारा हार्डवेयर जो है वो सपोर्ट करना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम के इस फंक्शनैलिटी को। सो आप बेसिकली करेंगे क्या, आप चूँकि पूरा ब्लॉक ऑफ डाटा जो है वो ला के हम प्लेस करते हैं, क्योंकि फ्रेम जो है वो सिंगल इंस्ट्रक्शन तो नहीं है, वो पूरे ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन या ब्लॉक ऑफ डाटा मौजूद है, तो हम पूरा ब्लॉक ऑफ डाटा जो है वो आके हम रिप्लेस करेंगे, और रिप्लेस करने के बाद हम जो है अपने वर्किंग को रीस्टार्ट करेंगे, और अब डेफिनेटली इसमें नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं, नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस का डाटा मौजूद है, तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो हम वो नंबर ऑफ़ मल्टीपल जो है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने की कैपेसिटी रखते होंगे, और जिस तरह हम ब्लॉक को इंक्रीमेंट करते जाएंगे उस तरह हमारा जो नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ डाटा है वो यहाँ पे आ जाएगा, और हम नेक्स्ट ब्लॉक को जो है वो यूटिलाइज़ कर लेंगे और पिछले वाले ब्लॉक को हम निकाल देंगे, और जब हमने अगला ब्लॉक ला के रख दिया है तो हम उससे नेक्स्ट ब्लॉक को जो है वो रेडी रख सकते हैं कि जब हमारे पास उसकी ज़रूरत हो तो हम उसको ला के यहाँ पर प्लेस करवा सकें। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस देखें तो वर्स्ट के सिनेरियो के अंदर हमारे पास क्या मसला हो सकता है। डिमांड पेजिंग में ट्रैप टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, सेव द यूज़र रजिस्टर्स एंड प्रोसेस स्टेट, डिटर्मिन दैट द इंटरप्ट वाज अ पेज फॉल्ट। ये तमाम काम है जो हमें करने पड़ेंगे वर्स्ट के सिनेरियो के अंदर। यानी अगर हमारे पास एक ट्रैप जनरेट हुआ है, हमें डाटा चाहिए था, वो डाटा नहीं मिला, अब उसके केस में हमें पीछे से जाकर जो है बैकअप स्टोर से डाटा लेके आना, तो हमें ये सारे काम करने पड़ेंगे। और ये दैट मीन्स कि अगर मेरे पास हर मरतबा जो है वो एक पेज फॉल्ट क्रिएट होना शुरू हो रहा है, तो मुझे हर मरतबा ये काम करना पड़ेगा, और हर मरतबा ये काम करने की वजह से मेरे जो स्पीड है वो कम होगी।
ट्रैप टू द ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट हो रहा है, दैट मीन्स कि वो एक अपनी वर्किंग कर रहा है और यूज़फुल वर्किंग की तरफ नहीं जा रहा। यूज़फुल वर्किंग से मुराद ये है कि प्रोसेस अपनी वर्किंग नहीं कर रहा, वो उस चीज़ों को अरेंज करने में अपने रिसोर्सेज जो है वो लगा रहा है। उसके अलावा नेक्स्ट है जी, आप चेक दैट द पेज रेफरेंस वाज लीगल एंड डिटर्मिन द लोकेशन ऑफ द पेज ऑन द डिस्क। अगर अब उसने ये भी देखना है कि जो आपने पेज डिमांड की थी, क्या वो डिमांड लीगल थी। ये तो नहीं कि आप जिस जगह पे से उसको डाटा को डिमांड कर रहे हो वो उस प्रोसेस का पार्ट ही नहीं है। तो आपने उसको पहले तो देखना है कि क्या उसकी जो डिमांड है वो लीगल है, और लीगल है तो वो फिज़िकल मेमोरी के अंदर कहाँ पर मौजूद है। इशू आ रीड फ्रॉम द डिस्क टू अ फ्री फ्रेम। अब आपने वहाँ से जो डाटा है उसको रीड करना है, और जो भी हमारे पास फ्री फ्रेम मौजूद है उसमें लाके हमें डाटा को रखना है। वेट इन द क्यू फॉर द डिवाइस until ready request is serviced. Wait for the device seek and latency time. Begin the transfer of the page to a free frame. जब आपने सारा काम किया है उसके बाद आपने जब रीड करना है तो आपको सीक टाइम भी देखना पड़ेगा, आपको लेटेंसी टाइम भी देखना पड़ेगा, उनका वेट करना पड़ेगा। उस टाइम का वेट करना पड़ेगा जो आपकी जो है वो रिक्वेस्ट या रीड की वो फुलफ़िल होती है, ताकि आप बैकअप स्टोर से डाटा को लेके आ सकें और लाके आप मेमोरी में रिजाइड करवा सकें। और जब एक ट्रांसफ़र हो जाएगी इसके अलावा फिर हमारे पास और किन चीज़ों को देखना पड़ेगा। वाइल वेटिंग एलोकेट द CPU टू सम अदर्स यूज़र्स। अब ये काम जो हो रहा है जी आपका एक मेमोरी ओरिएंटेड वर्किंग है जिसमें आपके CPU की यूटिलाइजेशन नहीं है। सो इन द मीन वाइल कि जब तक आप ये डाटा अरेंज करते हैं अपनी वर्किंग के लिए, आप CPU को किसी और प्रोसेस को एलोकेट करेंगे ताकि इन द मीन वाइल वो कोई और काम कर सके, और इस असना में आप अपना डाटा अरेंज करेंगे, और जब डाटा आपके पास आ जाएगा तो फिर आप CPU और अदर रिसोर्सेज जो आपने किसी और प्रोसेस को एलोकेट किए थे वो आप उससे वापस लेंगे और अपनी वर्किंग को यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। रिसीव एन इंटरप्ट फ्रॉम द डिस्क IO सबसिस्टम दैट IO हैज़ कंप्लीट। अब जब आपके पास एक और इंटरप्ट क्रिएट होगा कि जी आपकी जो वर्किंग है वो कंप्लीट हो गई है मेमोरी ट्रांसफ़र की, और जो डाटा आपने रिक्वेस्ट किया था वो डाटा आपके पास आ गया है, अवेलेबल हो गया इन योर सिस्टम। सो द रजिस्टर्स एंड प्रोसेस स्टेट फॉर द अदर यूज़र्स, ताकि आप जो है रजिस्टर और प्रोसेस की स्टेट को सेव करवाएं उनके PSIDs के अंदर, PIDs के अंदर, और अपनी वर्किंग को जो है इसके लिए कंटिन्यू कर सकें। सो दैट मीन्स कि आपने उससे रिसोर्सेज वापस लेने हैं और आपने इस प्रोसेस को एलोकेट करने हैं जिसकी आपने भी डाटा जो है मंगवाया। डिटर्मिन दैट द इंटरप्ट वाज फ्रॉम द डिस्क। अब जो आपके पास इंटरप्ट जनरेट हुआ है आपको उसको भी चेक करना पड़ेगा कि वो इंटरप्ट किस चीज़ का था। अगर आपने इसको कंफर्म किया है कि वो इसी चीज़ का था जो इंटरप्ट आया, क्योंकि CPU के पास इंटरप्ट की जो है जैसे ही सिग्नल आएगा तो वो उसके अगेंस्ट एक सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करता है जिससे उसको पता लग सके कि क्या जो है वो इंटरप्ट कौन सा है, ताकि आप उसके हिसाब से उसका हैंडलर जो है वो यूटिलाइज़ कर सकें। सो अगर हम जो इंटरप्ट हमारे पास आया है वो अगर इसी का है और इसने डाटा ट्रांसफ़र कर दिया है तब हम इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। सो करेक्ट द पेज टेबल एंड अदर टेबल टू शो पेज इन द मेमोरी। अब आपके पास चूँकि इंटरप्ट से ओके हो गया कि जी आपका डाटा ट्रांसफ़र हो गया, अब आपने इंटरप्ट टेबल पेज टेबल जो है और इससे रेलेवेंट जो भी टेबल्स हैं उन तमाम को आप अपडेट करेंगे कि हमारे पास अब ये वाला डाटा जो है अवेलेबल है इन आवर मेमोरी, ताकि हम उसको यूटिलाइज़ कर सकें। वेट फॉर द CPU टू बी एलोकेटेड टू द प्रोसेस अगेन। आपके प्रोसेस को दोबारा CPU असाइन होगा। Restore the user registers process state and the new page table and then resume the interrupted instruction। अब जहाँ पे आपकी इंस्ट्रक्शन रुकी थी कि पेज फॉल्ट क्रिएट हो गया था, अब आप वहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो आपके प्रोसेस की जो कंडीशन थी, पेज टेबल था, रजिस्टर की क्वांटिटीज थी या उनकी जो भी वैल्यूज़ थी उनको आप रिस्टोर करेंगे अपने प्रोसेस के हिसाब से, ताकि वो अपनी वर्किंग को यहाँ से कंटिन्यू कर सके। सो ये है आपका वर्स्ट केस सिनेरियो कि अगर आपके पास आके पेज फॉल्ट क्रिएट होता है तो आपको ये तमाम काम करने पड़ते हैं। तो अगर आपके पास मल्टीपल टाइम पेज फॉल्ट क्रिएट हो रहा होगा तो ये काम आपको बार बार करना पड़ेगा, और जितनी ज़्यादा ये काम करना पड़ेगा उतनी एफिशिएंसी आपकी जो है आपके सिस्टम की वो डाउनग्रेड होना शुरू हो जाएगी।
थ्री मेजर एक्टिविटीज़ जो हमारी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती हैं. फर्स्ट वन इज़ सर्विस द इंटरप्ट. आपको देखना पड़ेगा केयरफुली. कोडिंग मीन्स दैट जस्ट सेवरल हंड्रेड इंस्ट्रक्शन नीडेड कि आपको जो है वो इंटरप्ट को सर्विस करना पड़ा. रीड द पेज लॉट्स ऑफ टाइम एंड री स्टार्ट द प्रोसेस अगेन जस्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम. अब आपको पहले तो इंटरप्ट को सर्विस करना पड़ेगा कि आपका जब पेज फॉल्ट क्रिएट हो रहा है. नंबर 2, आपको वो अपना रिक्वायर्ड पेज निकालने के लिए बहुत सारे पेजेस को जाके चेक करना पड़ेगा कि कौन से पेज के अंदर इसका रेलेवेंट डाटा मौजूद है, ताकि आप उस डाटा को लाके जो है वो मेमोरी में रिजाइड कर सकें. जो उसने अपना काम करना है कि प्रोसेस के लिए जो रेलिवेंट डाटा था उसके ऊपर उसने मैनिपुलेशन की और वर्किंग को कंप्लीट किया, ये इट्सेल्फ थोड़ा सा काम है. लेकिन जो आपने इसके लिए डाटा अरेंजमेंट करना है वो प्रोसेस जिसके अंदर आपको सर्विस को करना पड़ेगा. इंटरप्ट सर्विस आ जाएगी. आपको पहले एक फ़ॉल्ट क्रिएट हुआ जाने के लिए, देखने के लिए, और दूसरी मरतबा आपको इंटरप्ट डिक्लेयर हुआ आपका मेमोरी कंटेंट ला के रखने के लिए, और उसके बाद आपने इन दोनों के दरमियान जो है एक मरतबा आपका जो है वो टाइम ज़ाया हुआ कि आपका डाटा एक्चुअली पड़ा कहाँ पे हुआ है. सो ये आपका सारा जो है चीज़ें ये आपका परफॉर्मेंस को जो है काफ़ी इफ़ेक्ट करती है. सो पेज फॉल्ट का अगर हम रेट देखें तो वो हमारा 0 to 1 के अंदर रेट फॉल करता है. अगर उसका जो पेज फॉल्ट नंबर है वो अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो दैट मीन्स कि आपके पास जो पेज फॉल्ट है वो ना होने के बराबर है. और अगर वो 0 है तो आपके पास पेज फॉल्ट कोई नहीं है. और अगर आपका जो है वो वैल्यू 1 हो जाती है तो दैट मीन्स कि आपको हर मरतबा जो है एक पेज फॉल्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है. सो आपका इफ़ेक्टिव एक्सेस टाइम जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा कि हमारे पास कितनी मरतबा जो है मेमोरी एक्सेसेस होने जा रही हैं. सो आप क्या करेंगे कि अगर तो हमारे पास लेट्स से कि एक क्वांटिटी हमारे पास जो है वो रेंज हमारे बढ़ रही है, तो जितनी मरतबा आपका पेज फॉल्ट क्रिएट होगा वो उसका उतनी मरतबा जो है उसका हमें पेज फॉल्ट का जो है वो ओवरहेड पड़ेगा. और जितनी मरतबा हमें पेज फॉल्ट क्रिएट नहीं हो रहा, सो दैट मीन्स कि हमारा पेज फॉल्ट 0.8 टाइम्स हो रहा है, और तो हमें जो है 0.8 टाइम्स जो है वो उसका ओवरहेड पड़ेगा. और अगर हमारे पास यानी जो रिमेनिंग टाइम है विच इज़ 0.2, उतनी मरतबा जो है हमें डायरेक्टली मेमोरी के अंदर से हमें हमारा रिक्वायर्ड डाटा मिल जाएगा. सो जितनी मरतबा आपको जो है वो ओवरहेड पड़ेगा उसके साथ आपको पेज को स्वैप करना पड़ेगा. पेज को स्वैप करने का मतलब है कि आपने पेज निकालने हैं और उसकी जगह जो है वो नया पेज ला के रखना है. तो ये जो टाइम है कि जितनी मरतबा आपका वो होगा तो वो आपको जो है वो टाइम को इफ़ेक्ट करेगा. लेट्स सी कि आपको एक मेमोरी के अंदर से अगर कोई डाटा डायरेक्टली मिल जाता है तो उसको 200 नैनो सेकेंड्स लगते हैं. और एवरेज एक पेज फॉल्ट जो डिक्लेयर होता है उसके केस में जो आपको टाइम कंज्यूम होता है वो है आपका 8 मिली सेकेंड्स. तो आपके पास जो है वो इफ़ेक्ट करता है कि जो ये आपकी एस्टिमेटेड टाइम बन जाएगा. सो अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें कि ओनली 1 एक्सेस आउट ऑफ 1000 आपका पेज फॉल्ट है, सो दैट मीन्स आपका जो एस्टिमेटेड टाइम होगा वो 8.2 माइक्रो सेकेंड्स होगा. अच्छा, हम लोग देखने जा रहे हैं डिमांड पेजिंग ऑप्टिमाइजेशन. डिमांड पेजिंग जो ऑप्टिमाइजेशन हम उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं. द फर्स्ट थिंग इज़ कि आप जो है बजाय ये कि जो डाटा यूज़ करना है उसको आप फाइल सिस्टम से यूज़ करें, हम उसके लिए एक मेमोरी एलोकेट कर देते हैं जो हमारे पास आ जाती है स्वैप स्पेस. हम जो डाटा है वो ला के हम यहाँ पे रख देंगे. लेट्स से कि हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसने एग्जीक्यूशन में जाना है और इसने प्रोसेस बनना है, तो हम उसके लिए जो जितना भी डाटा रिक्वायर्ड है हम सारा के सारा स्वैप स्पेस में ला के रख लेते हैं. और जितना हमें ज़रूरत पड़ता है हम उतना यहाँ से डाटा उठाएंगे और मेमोरी में ला के तो उसको यूटिलाइज़ कर लेंगे. और जब हमें रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है पेजेस को, हम वहाँ से रिप्लेस कर देंगे उसको जो कि हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है स्वैप स्पेस के अंदर. इससे हमें ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमें वहीं पर रेडिली जो है प्रोग्राम का डाटा अवेलेबल होगा. सिर्फ प्रॉब्लम ये आएगी कि जब आपने पेजेस को जब आपने रिप्लेस कर दिया है और अब आप उसको एंड करने जा रहे हैं, तो जो पेजेस आपने ड्यूरिंग द रन टाइम आपने मॉडिफाई किए हैं
उनको आपको जो है वो राइट बैक करना पड़ेगा इन योर फाइल सिस्टम, और हम उसको बैकअप स्टोर के अंदर जाके उसको मॉडिफाई करेंगे। अगर हम मोबाइल सिस्टम्स की बात करें तो अमूमी तौर पे जो स्वैपिंग सिस्टम है वो मोबाइल फ़ोन्स के अंदर हम डिसेबल रखते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारी जो प्रोसेसिंग पावर है और जो रिसोर्सेज हैं वो इतने जो है स्ट्रॉन्ग नहीं अवेलेबल होते जिस तरह हमें एक आम सिस्टम के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो अगर हम वहाँ पे स्वैपिंग करेंगे तो उससे हमारे पास एक जो ओवरहेड क्रिएट होगा, उससे हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी डिग्रेड हो जाएगी। तो हम उसके अंदर फिर यही करते हैं कि हमें जो पेजेस की डिमांड होती है हम डायरेक्टली जो है वो यूज़ करते हैं, और हम जो पेजेस हैं उनको रिक्लेम कर लेते हैं, यानी हम पेजेस को लाते हैं, स्वैपिंग करवाते हैं, वर्किंग करवाते हैं, उनको वापस छोड़ाते हैं। कॉपी ऑन राइट, अब हमारे पास चीज़ ये है कि जो चाइल्ड प्रोसेसेस हैं और जो पेरेंट प्रोसेसेस हैं वो सेम मेमोरी को जो है वो यूटिलाइज़ करें। उससे ये है कि दोनों जो है वो सेम मेमोरी को शेयर कर रहे होंगे, तो दोनों के पास सेम डाटा हमारे पास अवेलेबल होगा। अगर कोई प्रोसेस उसको जो है वो डाटा को यूज़ करना और उसको डाटा को मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो उसको मॉडिफाई कर लेगा, और मॉडिफाई करने के बाद वो उसकी पेज की मॉडिफाइड पेज जो है वो एक और जगह पे एक और फ्रेम के अंदर जो है उसको सेव करवा सकता है, और वो नए पेज को, मॉडिफाइड पेज को यूज़ कर लेगा। सो इन दैट केस हमारे पास जो है वो एक तो एक्स्ट्रा पेजेस जो हैं जो कि फ्री पेजेस हों, जिनको यानी हम अगर हमारे पास 10 पेजेस रिक्वायरमेंट है तो हम 10 के 10 पेजेस या 10 के 10 फ्रेम्स जो हैं वो यूटिलाइज़ मत कर रहे हो। हमारे पास कुछ फ्री पेजेस मौजूद होने चाहिए, जो हमारे पास उसका एक पूल मौजूद होना चाहिए जो कि ज़ीरो फील्ड पेजेस का हो। अब जब हमारे पास ज़ीरो फील्ड पेजेस का एक पूल मौजूद होगा तभी हम जो है मॉडिफाइड पेज को उस जगह पर हम स्टोर करवा सकेंगे और यूज़ कर सकेंगे। सो इन दैट केस जब आपके पास एक वो क्रिएट हो जाएगा, नया पेज क्रिएट हो जाएगा, तो वो उसके ऊपर वर्किंग कर लेगा। लेकिन ये है कि जब पेज आपका जो प्रोसेस है वो टर्मिनेट होने लगेगा, तो टर्मिनेट होते वक्त वो उस पेज को जो है वो बैक स्टोर के अंदर जाके फिर वो सेव करवाएगा। सो लेट्स सी कि आपके पास दो प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2, जो कि फ़िज़िकल मेमोरी में पेजेस जो है वो शेयर कर रहे थे, और आफ्टर सम टाइम प्रोसेस 1 फील्स के उसने पेज सी को जो है वो मॉडिफाई करना है। तो जब वो पेज सी को मॉडिफाई करता है तो हमारे पास उसकी मॉडिफाइड फॉर्म जो है वो कॉपी ऑफ सी जो है वो स्टोर करवा लेता है मेमोरी के अंदर, जो कि हमारे पास फ्री पेजेस मौजूद हैं उसके अंदर उसकी डाटा एंट्री कर लेता है। और अब प्रोसेस 1 जो है वो कॉपी ऑफ पेज सी को यूज़ करेगा, जबकि प्रोसेस 2 जो है वो पेज सी को ही यूज़ करता जा रहा है। इन द एंड जब प्रोसेस 1 अपनी वर्किंग को कंप्लीट करता है तो ये जो डाटा उसने क्रिएट किया है या मॉडिफाई किया है, इसको जो है वो बैकअप स्टोर के अंदर जाके इसको सेव करवा देगा। सो अब सवाल ये उठता है कि हम ये बात तो कर रहे हैं कि हमारा पेज फ्री मौजूद था, हमारे पास फ्री फ्रेम मौजूद थे, हमने उसको यूटिलाइज़ कर लिया। लेकिन अगर सवाल ये उठे कि अगर हमारे पास पेज या फ्रेम अब हमारे पास फ्री अवेलेबल नहीं है, हमारे पास वो फ्रेम ही अवेलेबल नहीं है जहाँ पे आके हम नया पेज रख सकें, तो और जितने भी फ्रेम्स हैं वो सारे हमने यूटिलाइज़ कर लिए हैं, तो अब हम क्या करेंगे अगर हमें नया पेज ला के रखना है? तो इन दैट केस हमें कोई रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम चाहिए जो पेज को रिप्लेस कर सके, और जब वो एल्गोरिदम चाहिए जो हमारी एफिशिएंटली वर्किंग कर सके, तो उसके लिए एल्गोरिदम को क्या करना पड़ेगा? उसको या तो ऑलरेडी फ्रेम के अंदर मौजूद किसी पेज को टर्मिनेट करना पड़ेगा, या आपके प्रोसेस को टर्मिनेट करना पड़ेगा, किसी पेजेस को स्वैप आउट करना पड़ेगा, या पेजेस को रिप्लेस करना पड़ेगा। अब हमने ये देखना कि अगर हम इन तीनों में से कोई काम करना पड़ता है तो हम इस ऐसे तरीके से इस काम को परफॉर्म करवाएं, एल्गोरिदम एक ऐसा जो है वो इम्प्लीमेंट करें जो हमारे नंबर ऑफ़ पेज फॉल्ट्स हैं उनको मिनिमम नंबर पर रखे। दैट मीन्स कि हम किसी एक ऐसे पेज को जो है वो स्वैप आउट ना कर दें जिसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा हमें चाहिए, या वो बार बार उस पेज की ज़रूरत पड़ रही है। इन दैट केस अगर आप ऐसे पेज को जो है वो मेमोरी से बाहर निकाल देंगे तो हमें बार बार पेज फॉल्ट करके उसको वापस लेके आना पड़ेगा। और हमने स्टार्ट में देखा है कि अगर हमारे पे कोई
पेज फॉल्ट क्रिएट होता है, तो इन दैट केस हमें कितनी ज़्यादा वर्किंग जो है वो करनी पड़ती है उस पेज को वापस लाने के लिए। और अगर वो सेवरल टाइम्स ये काम होना शुरू हो जाएगा तो हमें ये पता है कि एक यूज़लेस ऐसी वर्किंग करनी पड़ेगी जिसका हमें डायरेक्टली बेनिफिट नहीं है। मेमोरी स्वैपिंग के अंदर ही वो हमारी जो है वो वर्किंग सारी निकल जाएगी और हमारी परफॉर्मेंस जो है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाएगी। सो अगर हम इसके अंदर देखें कि हम पेज रिप्लेसमेंट कैसे करेंगे, तो उसका एक तरीक़ेकार तो एक चीज़ तो हमें समझना पड़ेगा कि हमें एक तो पूरा, चूँकि अब तक हम सिर्फ पेज की रिप्लेसमेंट कर रहे थे और फ्रेम्स के ऊपर जो है वो डाटा को ला कर रख रहे थे, हमने अभी तक पेज रिप्लेसमेंट को इंक्लूड नहीं किया था। तो जब हमने इंक्लूड नहीं किया था और अब हम रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम बीच में डालने जा रहे हैं कि हमारे पास पेजेस और नंबर फ्रेम्स कम होना शुरू हो गए और हमें नंबर ऑफ़ पेजेस ज़्यादा होना शुरू हो गया और हमें ला के वो रिप्लेस करना है, तो हमें कुछ डाटा निकालना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हमारे हार्डवेयर की कैपेसिटी भी वो होनी चाहिए कि वो इस तरह की किसी चीज़ को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सके, अपने हार्डवेयर के साथ इंटीग्रेट कर सके। तो हमें एक ओवरऑल मेमोरी की जो वर्किंग है उसकी सर्विसेज को जो है वो ओवरऑल जो है रिवैम्प करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि हम जो है इस ओवरहेड को डिक्रीज़ करने के लिए कि हम जितना भी डाटा हमारे पास यहाँ पे मौजूद है उसको राइट बैक करें, हम उसके साथ जो है एक मॉडिफाई की बिट अटैच कर देते हैं कि जो डाटा मॉडिफाई हुआ है हम सिर्फ उस डाटा को जाके राइट बैक करें अपनी मेमोरी के अंदर, बजाय ये कि हम हर डाटा जो भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद था हर एक को राइट बैक करें। अगर हम सारे डाटा को राइट बैक करेंगे, लेट्स से कि हमारे पास 10 फ्रेम से और सिर्फ एक फ्रेम जो है वो मॉडिफाई हुआ है, तो हमें बजाय ये कि 10 के 10 फ्रेम्स राइट बैक करना पड़े, अगर हमने एक मॉडिफाई की बिट अटैच की हुई है और हमें पता लगता है कि 10 में से सिर्फ एक फ्रेम ऐसा है जिसका डाटा मॉडिफाई हुआ है, तो हम सिर्फ एक डाटा जो है फ्रेम उसको राइट बैक करेंगे, बाकी को हम डायरेक्टली डिस्कार्ड कर देंगे। सो तरीक़ेकार ये होगा कि आपको देखना पड़ेगा कि रिप्लेसमेंट कैसे होगी। लेट्स से कि हमारे पास एक यूज़र 1 था और उसके कुछ पेजेस हमारे पास मौजूद थे। इसी तरह कि हमारे पास यूज़र 2 है, उसका भी कुछ डाटा मौजूद है और इनके जो टेबल्स हैं उनकी क्वांटिटी हमें नज़र आ रही है कि जो इसका पेज 0 हो गया, पेज 1 हो गया, पेज 2, ये जो है हमारे पास जो है वो वैलिड मौजूद है और हमें जो है इसके अंदर जो जिस फ्रेम के अगेंस्ट इसको एलोकेशन हुई हुई है वो हमें नज़र आ जाएगा, यानी फ्रेम नंबर 3, 4 एंड 5, ये तीनों के अंदर हमें यूज़र 1 का डाटा मिलता है। और इसी तरह जब हम यूज़र 2 की बात करते हैं तो पेज नंबर 0, 1 तो इनवैलिड है, 2 एंड 3 ये भी हमें यहाँ पे मिलता है, जो कि हमें फ्रेम नंबर 6, 2 एंड 7 के अंदर डाटा मिलता है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास मेमोरी कंस्ट्रेंट आना शुरू हो गया क्योंकि हमारी मेमोरी जो है वो फुल होना शुरू हो गई है। ऊपर हमने मॉनिटरिंग रखी हुई है कि हमारे पास डाटा की फ़िज़िकल मेमोरी की कंडीशन क्या है। अब हमारे पास यहाँ पे देखेंगे तो हमें नज़र आएगा कि हमें बेसिकली लाने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक बी है और एक एम है, जो कि हम यहाँ पे फिट इन नहीं कर सकते, तो इसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। आप किसको निकालोगे, किसको रखोगे, उसके लिए हमें एक रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम चाहिए। सो जब भी आपने रिप्लेस करना है तो उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है वो है एक पहली चीज़ तो ये कि हमें ये डिसाइड करना है कि हमें डाटा कहाँ से लेके आना है। तो हम जब रिप्लेसमेंट करेंगे तो हमारे जो स्टेप्स होंगे उसमें सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि उस लोकेशन को हमें फाइंड आउट करना है जिसको हमने ला के रिप्लेस करना है करंट पेज के साथ। उसके बाद हमने फ्री फ्रेम देखना है। अगर तो हमारे पास डायरेक्टली फ्री फ्रेम अवेलेबल है तो हम डायरेक्टली डाटा को रिप्लेस कर देंगे। द प्रॉब्लम इज़ दैट कि अब हमारे पास अगर फ्री फ्रेम मौजूद नहीं है तो हम क्या करेंगे। इन दैट केस हमें यहाँ पे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम को यूज़ करना पड़ेगा और उसके लिए हम फिर विक्टिमाइज़ एक किसी फ्रेम को विक्टिमाइज़ करेंगे और हम देखेंगे कौन सा ऐसा फ्रेम है जिसको हम विक्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास जो जिसको हमने विक्टिमाइज़ किया है क्या वो उसकी डर्टी बेट जो है वो एक्टिव हुई भी है या नहीं। सो दैट मीन्स कि अगर वो डाटा मॉडिफाइड हो चुका है या नहीं। अगर तो डाटा मॉडिफाइड नहीं है तो हम डायरेक्टली उसको फ्रेम को जो है विकेट कर सकते हैं और डाटा प्लेस करवा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो है वो डर्टी बेट एक्टिव हुई हुई है और हमारा डाटा मॉडिफाई हुआ है तो हमें इस फ्रेम के डाटा को राइट बैक करना पड़ेगा हमारे पास जो है वो बैकअप स्टोर के अंदर, मेमोरी के अंदर। उसके बाद आप क्या करेंगे, जिस पेज की हमें डिज़ायर्ड है हम उसको लेके आएंगे न्यूली फ्री फ्रेम के अंदर ला के रखने के लिए।
और उसके बाद ये है कि जी हम जब ये डाटा जो है वो प्लेस कर देंगे फ्रेम के अंदर, तो उसके बाद हमें टेबल्स को जो है वो रीसेट करना है। उसको हमने उसमें हमने एंट्रीज डालनी पड़ेंगी कि हमने जो डाटा एंट्रीज़ हैं वो चेंज की हैं। और जब हमारे पास ये डाटा एंट्रीज़ प्लेस्ड हो जाएंगी तो उसके बाद हम अपने प्रोसेस को रीस्टार्ट करेंगे जहाँ से वो हॉल्ट हुआ था। सो अब पोटेंशियली हमें दो ट्रांसफ़र्स करनी पड़ेंगी। एक जो है जो हमें जिसको हमने विक्टिमाइज़ किया है उसका डाटा जाके हमें सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर जो है वो प्लेस करना पड़ेगा और नया डाटा ला के रखना पड़ेगा। तो ये दो मरतबा जो है हमारे पास मेमोरी एक्सेस करनी पड़ेगी, जो डेफिनेटली हमें कॉस्ट करेगी इन आर एस्टिमेटेड टाइम। सो अब तरीक़ेकार ये होगा कि आपने जिसको विक्टिमाइज़ किया है उस विक्टिमाइज़ का डाटा आपने सेकेंडरी स्टोरेज में या बैकअप स्टोर में जाके प्लेस किया। उसके बाद आपने जो पेज टेबल है उसके अंदर से उसकी एंट्री को इनवैलिड कर दिया, क्योंकि इनवैलिड होगी तो हम वहाँ पे डाटा प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद जब इनवैलिड हो गया तो इसके फ्रेम के अंदर हमने नया पेज ला के प्लेस करवाया और उसकी एंट्री को हमें यहाँ पे शो करवाना है कि हमने यहाँ पे डाटा प्लेस करवा दिया। अब जब हमने डाटा प्लेस करवा दिया है तो हमने प्रोसेस को रीसेट किया और वहाँ से हमने रीस्टार्ट किया जहाँ से हमने छोड़ा था। अब उस इंस्ट्रक्शन को हम दोबारा लोड करेंगे, फैच करेंगे और उसके बाद डिकोड करने के बाद उसकी वर्किंग को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो पेज एंड फ्रेम रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स किस तरह हैं? फ्रेम एलोकेशन एल्गोरिदम डिटरमिन्स हाउ मैनी फ्रेम्स टू गिव टू ईच प्रोसेस। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम हर प्रोसेस को कितने फ्रेम्स जो हैं वो एलोकेट कर रहे हैं। और जब हमने उसको एलोकेट कर दिया है तो हमें जब रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी तो हम उसको रिप्लेस कैसे करेंगे, किस फ्रेम को हमें रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। जब हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम की बात करते हैं तो हमें सबसे पहली चीज़ जो चाहिए वो ये है कि हम पेज फॉल्ट रेट को कम से कम पे रखें, क्योंकि हमें ये पता है कि जितनी मरतबा फॉल्ट पेज फॉल्ट क्रिएट होता है तो अच्छा खासा हमें एक ओवरहेड पड़ता है हमें पीछे से पेज लेके आने के लिए। सो वांट लोएस्ट पेज फॉल्ट रेट ऑन बोथ फर्स्ट एक्सेस एंड री एक्सेस, ताकि आप कम से कम पेज फॉल्ट रेट हमारे पास हो, ताकि हम फर्स्ट टाइम भी अगर हम एक प्रोसेस को इनिशिएट कर रहे हैं तो हमारे पास जो ओवरहेड पड़ रहा है वो कम हो जाए। और दूसरी चीज़ ये कि जब हम उसको री एक्सेस करने लगें तब भी हमारे पास जो है वो ओवरहेड कम रहे। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा एल्गोरिथम जो है वो रनिंग पे हमें जो है वो बेस्ट रिजल्ट जनरेट करके देता है। तो हम उसको एवेलुएट करके देखेंगे कि हमारे पास कौन सा जो है वो हमारे सिनेरियो में फिट इन करता है। हम उसको सिमुलेट करके देखेंगे कि क्या हमें वो बेस्ट रिजल्ट देता है या नहीं, और किन चीज़ों को पैरामीटर्स को चेंज करने से हमारी जो एक्सेस है वो बेहतर हो जाती है और पेज फॉल्ट का इफेक्ट हमारे रिजल्ट्स के ऊपर और हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर कम देना शुरू करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आप क्या करेंगे। evaluate an algorithm by running it on a particular string of memory references। आप एक जनरेट करते हैं एक मेमोरी एक्सेस की रेफरेंस स्ट्रिंग और उसके ऊपर आप जो है उसको evaluate करके देखते हैं। एंड कंप्यूटिंग द नंबर ऑफ पेजेस फॉल्ट ऑन दैट स्ट्रिंग। अब उसके अंदर आप देखेंगे कि आपको पेज फॉल्ट कितने क्रिएट हो रहे हैं और उसको आप फिर चेक करेंगे कि वो आप उसके अंदर उसको मैक्सिमाइज या उसको कहने पेज फॉल्ट को मिनिमाइज आप कैसे कर सकते हैं, और या आप अपनी परफॉर्मेंस को उन स्ट्रिंग के ऊपर जो है जो रेफरेंस स्ट्रिंग आपने जनरेट की है उसके ऊपर अपनी जो वर्किंग परफॉर्मेंस है उसको किस तरह ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। स्ट्रिंग इज़ जस्ट अ पेज नंबर नॉट फुल एड्रेस। आपका सिर्फ पेज नंबर आपके पास मौजूद है। रिपीटेड एक्सेस टू द सेम पेज डज नॉट कॉज अ पेज फॉल्ट। अगर तो आपको एक ही पेज की तरफ जो है वो बार बार जाना पड़ रहा है तो वहाँ पे पेज फॉल्ट क्रिएट नहीं होगा, सिर्फ आपने रिपीटेड एक्सेस हो रही है। रिजल्ट्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ फ्रेम्स अवेलेबल। आपका इफेक्ट ये ज़रूर होगा कि आपके पास ये जो मेमोरी रेफरेंसेस हैं उसके अगेंस्ट आपका जो नंबर ऑफ फ्रेम्स है वो कितने अवेलेबल हैं। अगर आपके नंबर ऑफ फ्रेम्स कम हैं और आप रेफरेंसेस ज़्यादा कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली कुछ रिप्लेसमेंट्स करनी पड़ रही। अगर उनकी रिप्लेसमेंट्स ज़्यादा होती जाती हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम आना शुरू होगा कि अगर तो आप एक पेज को रेफ़र कर रहे हैं बार बार और वो आपके पास ऑलरेडी फ्रेम में मौजूद है तब तक प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। प्रॉब्लम तब आएगी जब आपके पास जो नंबर ऑफ़ फ्रेम्स अवेलेबल हैं वो कम है और जिनको आप फ्रीक्वेंटली एक्सेस कर रहे हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। लेट्स से कि आपके पास 3 फ्रेम्स मौजूद हैं लेकिन आप जिनको फ्रीक्वेंटली पेजेस को एक्सेस कर रहे हैं उनकी क्वांटिटी 5 है, तो आपको डेफिनेटली 2 जो पेजेस हैं उनको किसी ना किसी के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा बार बार। तो आप जितनी मरतबा उसको रिप्लेस करते जाएंगे उतनी मरतबा आपका जो है पेज फॉल्ट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा।
सो आपके पास जितने नंबर ऑफ़ फ्रेम्स बढ़ते जाते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जितना हमारे पास नंबर ऑफ़ फ्रेम्स जो है हमें अवेलेबल होते जाएंगे, उतना नंबर ऑफ़ पेज फॉल्ट जो है वो हमारे पास डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए आप यहाँ पे, अगर हमारे पास पेज फ्रेम्स जो हैं, सॉरी फ्रेम्स जो है हमारे पास ज़्यादा हैं, सॉरी कम है, तो हमें पेज फॉल्ट की क्वांटिटी में कितनी ज़्यादा नज़र आ रही है। जबकि हमने अगर उसी को क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर दिया, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो क्वांटम ऑफ पेज फॉल्ट है वो कितना गिरना शुरू हो गया। अब सबसे हम पहले हम देखते हैं कि हमारे पास लेट से कि नंबर ऑफ फ्रेम्स जो हैं वो हमारे पास 3 मौजूद हैं, और हम जो एल्गोरिदम यूज़ करने जा रहे हैं वो है हमारे पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रेफरेंस स्ट्रिंग है, हम उसके अंदर क्या कर रहे हैं, हम जो है इसको प्लेस करेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बेसिस के ऊपर इन फ्रेम्स, और फिर उसकी एवेल्यूएशन करके देखेंगे। अब जब आपने पहली वैल्यू आपके पास आती है, तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा हमने पहला रेफरेंस आया, तो हमने पहला पेज जो है वो उसको हमने फ्रेम में प्लेस कर दिया। दूसरा फ्रेम दूसरे पेज की ज़रूरत पड़ी, हमने उसको भी प्लेस कर दिया। तीसरे पेज की ज़रूरत पड़ी तो हमने तीसरे को प्लेस कर दिया। अब दूसरी चीज़ ये है कि अब हमारे पास नेक्स्ट फ्रेम आया, उसको हमने प्लेस करवाना है, तो हमने किसको रिप्लेस करना है। तो हमारे पास जो एल्गोरिथम कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले आया था सबसे पहले रिप्लेस भी वही होगा। तो हमने 7 को डिस्कार्ड किया और इसकी जगह हमने 2 को प्लेस कर दिया। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो मेमोरी एक्सेस की दैट इज़ 0, ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो हमें किसी चीज़ को रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज़ योर 3, तो 3 आया तो हमें रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ी, तो हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के मुताबिक जो अब सबसे पुराना मौजूद है दैट इज़ 0, तो हमने उसको रिप्लेस कर दिया 3 के साथ। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ी 0 की, तो हमने 1 को रिप्लेस कर दिया 0 के साथ। और नेक्स्ट जो हमें ज़रूरत पड़ी दैट इज़ 4, हमने इसको 2 को रिप्लेस कर दिया 4 के साथ। और नेक्स्ट हमें 2 की ज़रूरत पड़ी तो हमने 3 को रिप्लेस कर दिया 2 के साथ। और जब हमें दोबारा 3 की ज़रूरत पड़ी तो हमें 0 को रिप्लेस कर दिया 3 के साथ। अच्छा, इसके बाद हमें जब दोबारा 0 की ज़रूरत पड़ी, तो ओल्डेस्ट जो है हमारा 4 पड़ा था, हमने उसको निकाल दिया और हमने 0 को प्लेस करवा दिया। जब हमने 0 को प्लेस करवा दिया, उसके बाद हमें नेक्स्ट चाहिए था 3। 3 हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट हमें चाहिए था 2 भी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। नेक्स्ट हमें चाहिए था 1 जो है अब हमें चाहिए, तो जगह चूँकि नहीं है तो रिप्लेस करना पड़ेगा। हमने 2 को रिप्लेस किया और उसकी जगह हमने 1 को प्लेस कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि हमें चाहिए था 2, और 2 चूँकि मौजूद नहीं है तो हमने 3 को निकाला और यहाँ पे 2 को प्लेस कर दिया। देन हमें 0 चाहिए था, तो 0 हमारे पास अवेलेबल था। 1 चाहिए था तो वो भी हमारे पास अवेलेबल था। हमें चाहिए था 7, तो हमने क्या किया, हमने 0 को कर दिया रिप्लेस, क्योंकि ओल्डेस्ट वो फर्स्ट इन वही मौजूद था। हमने उसको रिप्लेस किया और उसको जगह हमने 7 को प्लेस कर दिया। और उसके बाद हमने रिक्वायरमेंट थी 0 की, तो हमें 1 को रिप्लेस किया 0 के साथ। और उसके बाद जब हमें 1 की ज़रूरत थी तो हमने 2 को रिप्लेस कर दिया 1 के साथ। सो अगर आप यहाँ पे इन केस देखेंगे तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो है वो हमारे पास जो पेज फॉल्ट्स की क्वांटिटी जनरेट करता है दैट इज़ योर 15 पेज फॉल्ट्स। और कैन वेरी बाय रेफरेंसिंग स्ट्रिंग कंसीडर 1 2 3। अगर आप इसकी जो है वो चेंज कर देते हैं, अगर आप रेफरेंस स्ट्रिंग चेंज कर देते हैं, तो इसका फ़र्क जो है हमारे पास जो है वो जो है उसका इफेक्ट जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। हमारे पास पेज फॉल्ट नंबर जो है वो इंक्रीज़ भी कर सकता है। अच्छा, एडिंग मोर फ्रेम कैन कॉज मोर पेज फॉल्ट्स, ये आपकी बैलेडिस एनॉमली है कि अगर आप इस तरह का कोई एल्गोरिथम यूज़ करते हैं तो जिसकी वजह से आप बजाय ये कि आप उसको डिक्रीज़ करें, आपके पास जो है इसका इफ़ेक्ट जो वो उलट होना शुरू हो जाएगा। वो ये आ जाएगा कि आपने नंबर ऑफ़ पेजेस इंक्रीज नंबर ऑफ़ जो है वो फ्रेम्स इंक्रीज़ तो किए, लेकिन उसका इम्पैक्ट बजाय उसको कम करने के उसका इम्पैक्ट और क्रिएट होना शुरू हो गया। सो डायरेक्टली आप अगर प्रॉपर एल्गोरिदम आप यूज़ नहीं करते तो आपका जो है ये वाला इफ़ेक्ट जो है आपके प्रोसेस को मज़ीद डैमेज कर सकता है।
हाउ टू ट्रैक एजेस ऑफ पेजेस, ये मैटर करेगा कि आप कितनी देर से एक पेज जो है वो आपकी मेमोरी के अंदर रिजाइड है, ये आपको कैसे करना पड़ेगा। दैट मे बी अब प्रोसीजर के आप साथ हर एक फ्रेम के साथ जो है वो एक काउंटर एसोसिएट कर दें जो हमें बता दे कि कौन सा कितनी देर से यहाँ पर मौजूद है, जो है मेमोरी के अंदर रिजाइडेड है, ताकि हमें ये मालूम हो सके कि जो है हमें पता लग सके कि कौन सा पहले आया और कितनी देर से वो रिजाइड कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखें आपके पास जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका फ्रेम इंक्रीज़ करने के साथ आपका जो है वो डिक्रीज़ हुआ, लेकिन एट पॉइंट दिस आपको नज़र आता है कि आपको एक पीक नज़र आना शुरू हो जाती है। तो दैट मीन्स आपने नंबर ऑफ़ पेज तो फ्रेम्स तो इंक्रीज़ किए, लेकिन उसकी वजह से आपका नंबर ऑफ़ फॉल्ट जो है वो भी इंक्रीज़ कर गया। लेकिन आफ्टर दैट आपके पास जो है वो गिरना शुरू हुआ है, लेकिन आफ्टर सम टाइम आपको देखा वो लाइन स्ट्रेट होना शुरू हो गई है। अब वो मज़ीद पेज फॉल्ट जो है वो ज़्यादा डिक्रीज़ भी नहीं कर रहे और इंक्रीज़ भी नहीं कर रहे, लेकिन ये आपका डेफिनेटली जो है इम्पेक्ट करेगा कि आपका जो रेफरेंस स्ट्रिंग है वो किस किस्म की है। अच्छा, हम जब देखने जा रहे हैं दैट इज़ योर ऑप्टिमल एल्गोरिदम। ऑप्टिमल एल्गोरिदम ये है कि हम इसमें देखेंगे कि जो लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जो हमें पेज की ज़रूरत नहीं पड़ती हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। लेट्स से कि हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें जो है वो डाटा प्लेस करना है, तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि हमें एम्प्टी फ्रेम्स थे, अब हमने इसमें अब डाटा प्लेस करना है। तो हमने 7 को देखा तो हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो हमें डेफिनेटली एक जो है वो पेज फॉल्ट क्रिएट हुआ जिसमें हमने जो है वो पेज को लाके यहाँ पे प्लेस किया। द सेकंड वन इज़ योर ज़ीरो, चूँकि हमारा यहाँ पे फ्रेम एम्प्टी था तो हमने तब भी पेज फॉल्ट क्रिएट हुआ, हमने आके मेमोरी में डाटा प्लेस किया। थर्ड वन इज़ आपके पास 1 था, हमने उसको लाके प्लेस करवाया, हमारे पास फ्रेम एम्प्टी था, हमने डाटा प्लेस कर दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट टाइम जो है अब हमें जो पेज ला के रखना है उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम उसको कहाँ पर प्लेस करें। यहाँ पे हमें एक एल्गोरिदम रिक्वायर्ड है जिसको हम रिप्लेस करवा सकें किसी फ्रेम को, फ्रेम में मौजूद पेज को। तो हमें जो नेक्स्ट वैल्यू प्लेस करवानी है दैट इज़ 2। अब हम इसको किसके साथ रिप्लेस करें? ऑप्टिमल वे ये कहता है कि जो पेज जो है वो लॉन्गेस्ट रन में हमें जल्दी ज़रूरत नहीं है हम उसको रिप्लेस कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 7 की यूटिलिटी कब आ रही है। तो 7 की यूटिलिटी हमें इस पॉइंट के ऊपर आकर आती है। अच्छा, उसी तरह पे हमें देखना है कि 0 की यूटिलिटी है वो कहाँ पे आती है। तो हमें नज़र आता है 2 से वेरी नेक्स्ट जो है हमें 0 नज़र आना शुरू हो जाता है। तो 1 को देखेंगे तो 1 भी हमारे पास इस पॉइंट पर आता है। सो लॉन्गेस्ट वे में अगर हम देखें तो कौन सा ऐसा पेज है जो हमें सबसे ज़्यादा टाइम के बाद रिक्वायर्ड था, दैट इज़ योर 7। तो हमने 7 को रिप्लेस किया और 7 की जगह हमने 2 को प्लेस कर दिया। नेक्स्ट वन इज़ योर ज़ीरो। अब ज़ीरो जो है वो हमारे पास ऑलरेडी चूँकि मेमोरी में मौजूद है तो हमने डायरेक्टली उसको यूटिलाइज़ कर लिया और यहाँ पे हमारे पास एक हिट क्रिएट हुआ है क्योंकि मेमोरी के अंदर ऑलरेडी डाटा अवेलेबल है। नेक्स्ट वन इज़ योर 3। अब हमें 3 को देखना है, तो 3 हमारे पास चूँकि फ्रेम्स के अंदर मौजूद नहीं है तो हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। किसके साथ रिप्लेस करें? अब हम देखते हैं यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर हम किसको रिप्लेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 की ज़रूरत हमें कब है। तो 2 की हमें ज़रूरत इस पॉइंट पर आकर आती है और 0 की तो हमें उससे भी पहले मौजूद है। 1, अगर हम 1 देखें तो हमें सबसे दूर जो है वो 1 नज़र आता है, तो हम 1 को रिप्लेस कर देंगे 3 के साथ और यहाँ पे भी हमारा जो है वो एक पेज फॉल्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड है दैट इज़ अगेन 0। तो 0 जो है हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है तो हमारे पास यहाँ पे एक हिट क्रिएट हो गया। हिट के बाद जो है हमें अगली वैल्यू जो रिक्वायर्ड है दैट इज़ 4। चूँकि वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद नहीं है तो हमें इसको वैल्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कॉन्टेंट्स देखते हैं। 2 जो है हमें वेरी नेक्स्ट जो है वो एंट्री रिक्वायर्ड है। 0 हमें इस पॉइंट पर आके ज़रूरत पड़ती है और थर्ड वन इज़ योर 3, तो हमें इस पॉइंट पर ज़रूरत पड़ती है। तो लॉन्गेस्ट रन में हमें जो सबसे दूर पड़ता है वो वैल्यू हमारे पास है 0, तो हम 0 को रिप्लेस कर देंगे 4 के साथ। हमने 0 को 4 से रिप्लेस किया और हमने अपनी जो है वो प्लेसमेंट कर ली। नेक्स्ट इज़ दी रिक्वायरमेंट ऑफ 2, वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, हमने यहाँ पे हिट आ गया है। उसके बाद 3 वो भी हमारे पास मौजूद था तो वो भी हिट आ गया है। अब 0 के ऊपर आए तो यहाँ पे हमें जो है एक मिस क्रिएट होगा और हमें मेमोरी जो है वो रिप्लेस करनी पड़ेगी, पेज फॉल्ट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। जब हम यहाँ पे पेज फॉल्ट क्रिएट होगा तो हम फिर दोबारा देखेंगे कि हम किसको रिप्लेस करें। तो हम जब 2 को देखते हैं तो हमें इस पॉइंट पर ज़रूरत पड़ती है, 3 को देखते हैं तो वो उससे भी अर्लीस्ट हमें ज़रूरत पड़ती है,
4 को देखते हैं तो हमें आगे ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, तो हम 4 को रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे लाके हम 0 को प्लेस कर देंगे। उसके बाद हमने देखा 3 की ज़रूरत थी तो 3 ऑलरेडी मौजूद था, 2 की ज़रूरत पड़ी तो वो भी हमारे पास मेमोरी में मौजूद था, 1 की ज़रूरत पड़ी तो हमें यहाँ पे पेज फॉल्ट क्रिएट होगा। अब यहाँ पे हम फिर देखेंगे कि किसको रिप्लेस किया जा सकता है, तो 2 फिर हमें नियरेस्ट में चाहिए, 0 हमें वो भी नियरेस्ट में चाहिए, 3 वो हमें दोबारा ज़रूरत ही नहीं है तो हम 3 को रिप्लेस कर देंगे 1 से। सो हमने 1 को प्लेस किया और अपनी वर्किंग को कंप्लीट किया। आगे गए तो हमें देखा कि 2 की ज़रूरत पड़ी, 2 ऑलरेडी मौजूद है, इट्स अ हिट। फिर हम अगली वैल्यू पर गए, 0 इट्स अवेलेबल इन योर मेमोरी सो इट्स अ हिट। 1 की ज़रूरत पड़ी तो इट्स अ हिट। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ी 7 की, तो जब हम 7 पे गए तो अब हमें यहाँ पे पेज फॉल्ट क्रिएट होगा। रिप्लेस किसके साथ करेंगे, तो हमने देखा कि 2 की ज़रूरत हमें दोबारा है ही नहीं, 0 की हमें ज़रूरत मौजूद है, 1 की ज़रूरत हमें मौजूद है, तो हम 2 को रिप्लेस कर देंगे 7 के साथ और 7 को यहाँ पर लाए, 7 को यूटिलाइज़ किया। 0 की ज़रूरत पड़ी तो वो हमारे पास मौजूद है, 1 की ज़रूरत पड़ी तो वो भी हमारे पास मौजूद है। सो इन दैट केस आपको नज़र आएगा ये ऑप्टिमल वे में हमारे पास एल्गोरिथम वर्क करेगा। और इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ हमारे पास पेज फॉल्ट्स क्रिएट होंगे वो ओनली 9 जो हैं वो पेज फॉल्ट्स क्रिएट होंगे। सो दैट मीन्स के हमारे पास जो है इसकी बड़ा ऑप्टिमल वे में हम इसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट एल्गोरिथम जो हमारे पास मौजूद है दैट इज़ योर लीस्ट रिसेंट यूज्ड एल्गोरिथम। जो सबसे कम इस्तेमाल हुआ है उसको हम रिप्लेस कर देंगे। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने सबसे पहले 7 को प्लेस किया, फिर 0 को प्लेस किया, फिर हमने 1 को प्लेस किया। अब हमारे पास नंबर ऑफ़ फ्रेम्स फुल हो गए, अब हमें यहाँ पे एल्गोरिथम की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने देखा कि सबसे कम जो यूटिलाइज हुआ है दैट इज़ योर 7, तो हमने 7 को 2 से रिप्लेस कर दिया। उसके बाद हमें 0 रिक्वायर्ड था, 0 ऑलरेडी मौजूद है तो हमने इसका काउंटर रीसेट कर दिया। 3 को हमें देखा कि हमें यूज़ करना है, तो हम देखते हैं कि अभी तक जो है 1 कहीं पे यूज़ नहीं हुआ, तो हमने 1 को रिप्लेस कर दिया 3 के साथ। सो हमने रिसेंटली इसको रिप्लेस किया है। अब हमें 0 चाहिए तो 0 में ऑलरेडी हमारे पास मौजूद था तो हमने इसको यहीं से यूज़ कर लिया। 4 की ज़रूरत पड़ी तो 2 काफ़ी देर से रिज़ाइड है और उसकी यूटिलिटी कोई नहीं हुई, तो हमने 2 को 4 के साथ रिप्लेस कर दिया। उसके बाद हमें 2 की रिक्वायरमेंट आई, तो चूँकि 0 हमारे पास काफ़ी रिसेंटली यूज़ हुआ है और 3 जो है वो काफ़ी देर से यूज़ नहीं हुआ, तो हमारा जो लीस्ट रिसेंट यूज़ में 3 को हम जो है वो रिप्लेस करेंगे 2 के साथ। जब हमने दोबारा वैल्यू को रिप्लेस करना था तो अब हमारे पास काफ़ी देर हो गई और 0 भी यूज़ नहीं हुआ, तो हम 0 को 3 के साथ रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद हमें नेक्स्ट नंबर जो चाहिए 0 उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है, तो चूँकि वो ऑलरेडी रिजाइडेड नहीं है तो पेज फॉल्ट क्रिएट होगा और हम जो है वो दिस टाइम 4 को रिप्लेस करेंगे 0 के साथ। जब आपने नेक्स्ट वैल्यू रिक्वायर की तो 3 थी और वो 3 जो है ऑलरेडी चूँकि रिजाइडिंग है तो हमारा काउंटर दोबारा रीसेट हो गया 3 का। 2 रिक्वायर्ड था तो 2 भी हमारे पास मौजूद था, तो 2 भी हमारा जो है वो काउंटर रीसेट हो गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर हमारे पास प्लेस हो रहा है दैट इज़ योर 1, तो हमें नज़र आएगा कि 0 वो नंबर है जो काफ़ी देर से यूज़ नहीं हुआ हुआ, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे 1 के साथ। जब हमने रिप्लेस कर दिया अब हमें 2 चाहिए, तो हमारे पास जो सबसे पहले वैल्यू आके काफ़ी देर से रिजाइड करके बैठा हुआ है वो है 2, और हमने उसको जो है वो वो है हमारे पास 2, वो हमारे ऑलरेडी अवेलेबल था तो हमने डायरेक्टली उसको हिट कर दिया और हिट के केस में हमारा इसका काउंटर फिर रीसेट हो गया। नेक्स्ट वैल्यू जो हमें चाहिए थी दैट इज़ योर 0, तो हमने जो है वो 0 को देखा तो हमें यहाँ पे हमें 3 से हमने उसको रिप्लेस कर दिया क्योंकि 3 काफ़ी देर से यूटिलाइज़ नहीं हो रहा था। फिर हमें चाहिए था 1, तो हमारा 1 जो है दोबारा यूटिलाइज़ हो गया और उसको अपने टाइमर को दोबारा रीसेट कर दिया। 7 की रिक्वायरमेंट थी, तो जो है हमने चूँकि अभी रिसेंटली 0 को प्लेस करवाया है और 2 उससे पहले का मौजूद है और यूटिलाइज़ नहीं हुआ, तो हम 2 को रिप्लेस कर देंगे 7 के साथ। और उसके बाद हमें 0 चाहिए तो ऑलरेडी मौजूद है और 1 चाहिए तो वो भी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। सो इन दैट केस हमें नज़र आता है कि लीस्ट रिसेंट यूज़ के अंदर जो है जो नंबर ऑफ़ फॉल्ट्स हमारे पास क्रिएट होते हैं दैट इज़ 12, जो कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से तो कम है लेकिन ऑप्टिमल से ये अब भी कम है। सो अब बात आती है कि आप लीस्ट रिसेंट को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको हर एक के साथ जो है वो एक अदद काउंटर एसोसिएट करना पड़ेगा ताकि हमें पता लग सके कि कौन सा काउंटर जो है वो
कौन जो है वो ज़्यादा चल चुका है, जाके हमें पता लगे कि वो जितना ज़्यादा वो चल चुका होगा काउंटर, उतनी देर उसको ज़्यादा हो गई है जितनी देर वो उसको यूज़ नहीं किया गया उस वैल्यू को। तो जितना लंबा आपका काउंटर चल चुका होगा हम उसको वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, और हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा यानी हमें सब काउंटर्स को जो है वो कंपेयर करना पड़ेगा। So every page entry has a counter. Every time page is reference to this entry. Copy the clock into the counter. अब आपके पास एक टेबल होगा जिसके अंदर आप मेंशन करेंगे कि उसकी वैल्यू क्या होगी है, जो मैक्सिमम वैल्यू नज़र आएगी उसके साथ हम उसको रिप्लेस कर देंगे। When page needs to be changed, look at the counter to find the smallest value. Search to the table needed. सो इन दैट केस अगर आप डायरेक्टली दो चीज़ें हैं कि अगर आप टाइमर इंट्रोड्यूस कराते हैं तो टाइमर आपको बताएगा कि कितनी देर से वो यूज़ नहीं हुआ हुआ, और अगर आप काउंटर लगाते हैं सो दैट मीन्स कि कितनी मरतबे में वो यूज़ होता जा रहा है। तो जितनी उसकी रिसेंटली यूटिलिटी आती जाएगी तो उतनी हमारे पास जो है वो हमें मालूम होगा, जितना उसकी यूटिलिटी ज़्यादा होती जाएगी उतना हमारा काउंटर ज़्यादा इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो जितना काउंटर ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा उतनी उसकी रिसेंटली यूटिलिटी ज़्यादा है, तो हम उसकी रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे और उसकी जगह जो है हम दूसरे को रिप्लेस करते जाएंगे। सो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं कि अगर आप टाइमर को यूज़ कर रहे हो तो टाइमर हमारे पास ज़्यादा देर जो चल गया है और उसकी यूटिलिटी कोई नहीं हो रही, तो हमारे पास वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या दूसरा तरीका ये भी हो सकता है। स्टैक इम्प्लीमेंटेशन, कीप अ स्टैक ऑफ पेज नंबर इन अ डबल लिंक फॉर्म, पेज रेफर्ड मूव इट टू द टॉप, रिक्वायर्ड 6 पॉइंटर टू बी चेंज। अब या तो ये कि आप स्टैक इम्प्लीमेंटेशन में करते जाएं कि जिसकी यूटिलिटी जिस तरह बेहतर होती जाती है उसको जो है वो स्टैक के अंदर जो है वो मूव अप एंड डाउन करना शुरू कर दें, लेकिन इसके लिए ये है कि चूँकि आपके पास जिस तरह यूटिलिटी और रिप्लेसमेंट बनती जाएगी उस तरह आपको वे चेंज करना पड़ेगा, तो आपको मल्टीपल पॉइंटर्स रिक्वायर्ड होंगे जो उसको पॉइंट कर रहे होंगे कि हमें अब किसको कहाँ पे लेके जाना है। सो ये हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी कॉस्टली होगी, क्योंकि 6 पॉइंटर आपको चाहिए इस 3 फ्रेम्स को मॉनिटर करने के लिए। सो हर अपडेट जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, क्योंकि आपके हर काउंटर को अलहदा जो है वो अलहदा चेक इन करना पड़ रहा है, हर एक को अलहदा से आपको जो है वो करना पड़ रहा है, अपडेट करना पड़ रहा है। लेकिन इसके अंदर आपको रिप्लेसमेंट के लिए सर्चिंग की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि जो भी आपके पास हर रिप्लेसमेंट के ऊपर जो है वो काउंटर्स की वैल्यू जो है वो आपका स्टैक जो है उसको मेंटेन करता जाएगा, जिसकी वैल्यू जितनी जितनी हाई होती जाएगी और जितना लो होती जाएगी हम उनको जो है वो स्टैक के अंदर जो है वो उसकी हम ऑर्डर को चेंज करते जाएंगे। सो जो टॉप ऑफ द स्टैक हमें ऑर्डर मिलता जाएगा हम उसको जो है वो रिप्लेस करते जाएंगे। जो हम बात करते हैं लीस्ट रिसेंट यूज्ड एंड ऑप्टिमल एल्गोरिदम्स आर केसेस ऑफ स्टैक एल्गोरिदम दैट डोंट हैव बेल्डेज एनॉमली। इन दोनों केसेस के अंदर हमें जो एनॉमली नज़र आती है, जो कि हमें फीफो के अंदर नज़र आती है, वो वाली एनॉमली हमें इस केस में नज़र नहीं आती, क्योंकि जितना जितना आपका जो है वो फ्रेम क्वांटिटी इंक्रीज़ करती जाएगी तो आप इस एनॉमली से बच जाएंगे और आप इसके अंदर ऑप्टिमल वे में हम उसको बेहतर यूज़ कर लेंगे। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे स्टैक रेफरेंसेस देखेंगे तो एट पर्टिकुलर पॉइंट ए, यहाँ पे अगर आप देखें तो इस पॉइंट पे आपका जो स्टैक की वैल्यूज़ होंगी वो हमें इस तरीके से नज़र आएंगी, लेकिन जैसे ही हम 7 को यूज़ कर लेंगे तो हमारे पास नज़र आता है कि हमारे पास जो स्टैक के अंदर 7 0 नीचे था अब वो टॉप ऑफ द स्टैक आना शुरू हो गया। सो दैट मीन्स कि हमें पता है कि ये भी रिसेंटली यूज़ हो चुका है। अब ये रिसेंटली यूज़ हो चुका है तो हमें चूँकि नीचे से रिप्लेस करने की ज़रूरत है, तो जो है हम यहाँ से जो वैल्यू रिसेंट यूजेज में नहीं है हम उसको डिस्कार्ड करके रिप्लेस करना शुरू कर देंगे, और जो हमारे पास स्टैक में मौजूद थी वैल्यू और वो रिसेंट यूज़ होती जाएगी, वो टॉप में आना शुरू हो जाएगी। जो हमें टॉप पे इस साइड पे बॉटम में नज़र आना शुरू होगी
और हमें रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम बॉटम ऑफ द स्टैक से यहाँ से उसको डिस्कार्ड करेंगे और उसको वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, और रिप्लेस करके हम उसको टॉप ऑफ द स्टैक के अंदर रखते जाएंगे ताकि हमें पता हो कि ये अभी रिसेंटली यूज़ हुई है, अभी इसको टाइम रिक्वायर्ड है चेंज करने के अंदर। अगर एक वैल्यू बार बार यूजेज में आती जाएगी तो वो अपना टाइमर कंप्लीट होने से पहले या इस स्टैक से बाहर आने से पहले पहले वो वापस टॉप ऑफ के अंदर जो है वो प्लेस होती जाएगी। इस तरह वो जो रिसेंट यूजेज में बार बार आ रही है तो वो स्टैक के अंदर ही अवेलेबल रहेगी। दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है लीस्ट रिसेंट यूज़ अप्रॉक्सीमेशन एल्गोरिथम्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं, LRUs या लीस्ट रिसेंट यूज्ड नीड स्पेशल हार्डवेयर एंड स्टिल स्लो। डेफिनेटली हमारे पास जो है वो उसकी वर्किंग जो है वो स्लो होना शुरू हो जाती है क्योंकि इसका ओवरहेड जो है वो हमारे पास रिक्वायर्ड है और हमें स्पेशल हार्डवेयर रिक्वायर्ड है जो हमारे इस पूरे जो वैल्यूज़ हैं इस स्टैक को जो है वो मेंटेन कर सके। सो हम क्या करते हैं, हम रेफरेंस बिट जो है वो एसोसिएट कर देते हैं विद ईच पेज एसोसिएट अ बिट इनिशियली एट 0 व्हेन पेज इज़ रेफरेंस्ड बिट सेट टू 1। अगर आप वैल्यू के अंदर शुरू में आप उसकी वैल्यू को 0 रखते हैं, जितना जितना उसकी रेफरेंस होगी हम रेफरेंस की बिट जो है उसको 1 कर देंगे। रिप्लेस एनी विद रेफरेंस बिट 0, जो पेज जो है वो रेफरेंस नहीं होता हम उसकी बिट जो है उसको 0 कर देंगे। उससे ये होगा कि जिसकी भी वैल्यू 0 होगी हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। वी डू नॉट नो द ऑर्डर हाउएवर। डेफिनेटली इसके अंदर हमें ये ज़रूर होगा कि हमें ऑर्डर का कंफर्म नहीं है, जिसकी 0 हमने उसको रिप्लेस तो कर दिया, लेकिन किस ऑर्डर में हम उसको रिप्लेस करेंगे ये हमें नहीं पता। सेकेंड चांस एल्गोरिथम जनरली फीफो प्लस हार्डवेयर प्रोवाइडेड रेफरेंस बिट्स। आप फीफो के अंदर जो है रेफरेंस बिट जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। क्लॉक रिप्लेसमेंट, अब आपने इसके साथ क्लॉक एसोसिएट कर दी। इफ़ पेज टू बी रिप्लेस्ड हैज़ रेफरेंस बिट इक्वल टू 0, आप उसको रिप्लेस कर दें। और अगर बिट 1 है देन आप क्या चेक करेंगे, सेट रेफरेंस बिट टू 0 लीव पेज इन मेमोरी। अगर बिट 1 है और आपने रिप्लेसमेंट अभी जो करनी है वो अब यूज़ नहीं हुआ तो आप उसकी बिट को जो है वो 1 से 0 में कन्वर्ट कर देंगे। और नेक्स्ट टाइम जब भी आपके पास रिप्लेसमेंट आएगी तो जितनों के पास जो है वो बिट 0 होगी वो उनको रिप्लेस करने के लिए वो अवेलेबल है। सो आप सेकंड चांस में क्या है कि जी आपको जो है वैल्यू प्लेस करनी थी, सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ पे आपको जो है वो 1 मिला। अब अभी तो वो 1 है क्योंकि अभी रिसेंटली वो यूज़ हुआ है, लेकिन नेक्स्ट टाइम अभी चूँकि आपको वो यूज़ में नहीं आया तो आप इसको एक लीनियर ऑर्डर में आप लेके जाएंगे फर्स्ट इन, यानी आप एक साइड से आपने स्टार्ट कर दिया और आपने देखा कि जी आप मूव इन किए हैं और आपको रिप्लेसमेंट के लिए एक फ्रेम चाहिए था, तो आपने देखा यहाँ पे इसको 1 अवेलेबल था तो आपने इसको 1 से 0 कर दिया। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे गए, ये भी 1 था और ये भी इस मरतबा यूज़ में नहीं आया तो आपने इसको भी 0 कर दिया, लेकिन जो 0 था अब आपने उसको रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे आपने प्लेस करवा दिया अपना फ्रेम क्योंकि 0 अवेलेबल था। आपने इस फ्रेम के साथ जो है इसको विक्टिमाइज़ किया और विक्टिमाइज़ करने के बाद जो है यहाँ पे आपने डाटा को जो है वो प्लेस करवा दिया। अब होगा ये कि नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो चूंकि आपका पिछला 1 था अब आपने उसको 0 करवा दिया हुआ है, तो जब वो 0 हो चुका होगा तो अब आपके पास वो फ्रेम अवेलेबल है नेक्स्ट विक्टिम बनने के लिए। तो आपका जो पहला विक्टिम है वो आपका नेक्स्ट टाइम जो है वो ये वाला आपका क्रिएट हो सकता है क्योंकि बाकियों को आपने वैल्यू को असाइनमेंट करवा दी हुई है। अच्छा, इसमें अब जो फ़ायदा है वो ये है कि आपके पास जो रेफरेंस बिट 1 है वो आपको एक एक्स्ट्रा चांस दे देती है। एक्स्ट्रा चांस इस तरीके से आपको दे देती है कि जब उसने एक पेज रेफरेंस देखना है कि कौन सा पेज रिप्लेस किया जाए तो सबसे पहले वो देखेगा कि किसके पास 0 अवेलेबल है। तो अगर उसको रास्ते में पहले 1 नज़र आता है दैट मीन्स कि वो रिसेंटली यूज़ हुआ है। तो अगर वो रिसेंटली यूज़ हुआ हुआ था और उसको 1 असाइनमेंट हुई भी है तो उसको एक सेकंड चांस मिल जाएगा, यानी 1 को काउंटर को वो 0 कर देगा। वो 0 को करेगा तो अब वो नेक्स्ट पोटेंशियल विक्टिम हो सकता है रेफरेंस को। लेकिन जब हमारे पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमारे पास अवेलेबल होंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जो जिनको 0 अलॉटमेंट हुई हुई है उसके हम देखेंगे कि रिसेंटली जो है वो कौन सा जो है वो अवेलेबल हो जाता है या फर्स्ट इन के अंदर कैपेसिटी में कौन सा अवेलेबल हो जाता है।
या आप इसको बेसिकली यही कह लें कि जो रिसेंटली यूज़ हुआ होगा, जिनका ज़ीरो एलोकेट हुआ है, उसके बजाय हम जो ओल्डेस्ट मौजूद है और जिसकी यूटिलिटी नहीं हो रही तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे। लेकिन जिसके पास 1 अवेलेबल है उसको हम नहीं छेड़ेंगे, उसकी वैल्यू को तो हम डेफिनेटली चेंज नहीं करेंगे, लेकिन उसका काउंटर हम जो है वो रेफरेंस बिट को 1 से 0 कर देंगे, क्योंकि वो पोटेंशियल विक्टिम में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि उसकी यूटिलिटी नहीं हुई रीसेंट यूजेज के अंदर। सो एनहांस जो है हम क्या कर लेते हैं, एनहांसमेंट के अंदर हम 2 बिट्स को जो है वो एसोसिएट कर देते हैं। तो हमारे पास ऑर्डर रेफरेंस आ जाएगा कि एक तो उसका रेफरेंस हुआ है या नहीं, और दूसरी मॉडिफिकेशन हुई है कि नहीं। सो अगर ये दोनों चीज़ें अवेलेबल होती हैं तो हमारे पास पेयर जो है वो डेफिनेटली हमारे पास, अगर 2 बिट्स एसोसिएट हो रही हैं तो इनके कॉम्बिनेशन हमारे पास 4 अवेलेबल हो जाएंगे। अगर तो हमारे पास 0 0 है, यानी ना उसका रेफरेंस हुआ है और ना उसको डाटा को हमने मॉडिफाई किया है, तो नेदर रिसेंटली यूज नॉट मॉडिफाइड बेस्ट पेज टू बी रिप्लेस्ड, हम इसको हमारे पास बेस्ट विक्टिम फ्रेम हमारे पास अवेलेबल हो जाता है, नेक्स्ट बेस्ट अवेलेबल है जिसको हम विक्टिमाइज़ कर सकते हैं, और इस पेज को हम निकाल के इस फ्रेम को विकेट करके दूसरा प्लेस कर दें, क्योंकि इसको हमें मॉडिफाई चूँकि हुआ नहीं हुआ और रेफरेंस भी नहीं हुआ, तो हम इसको रिप्लेस करके डायरेक्टली थ्रू आउट करेंगे और इसकी जगह हम दूसरा डाटा ला के प्लेस कर देंगे। 0 एंड 1 के केस में कि रेफरेंस तो नहीं हुआ, लेकिन रिसेंटली यानी रिसेंटली उसको यूटिलिटी में नहीं गया और लेकिन मॉडिफाइड हुआ है, सो इन दैट केस आपको इतना अच्छा विक्टिमाइजेशन नहीं है, क्योंकि हमें इसको जाके रिप्लेसमेंट करवानी पड़ेगी, और इसको जब हम रिप्लेस करेंगे तो हमें इसका डाटा जो है वो बैक स्टोर के अंदर रखवाना पड़ेगा। तीसरी कैटेगरी है कि वो रिसेंटली रेफरेंस तो हुआ है लेकिन वो मॉडिफाइड नहीं हुआ। इन दैट केस रिसेंटली यूज बट क्लीन प्रॉब्ली विल बी यूज्ड अगेन सून, सो हम इसको भी यूटिलाइजेशन में रिप्लेसमेंट में नहीं डाल सकते। 1 एंड 1 मीन्स के रिसेंटली यूज भी है और मॉडिफाइड भी है, प्रॉब्ली विल बी यूज्ड अगेन सून एंड नीड्स टू बी राइट बिफोर रिप्लेसमेंट, सो हम इसको सबसे एंड में यूटिलाइज़ करेंगे। बेस्ट जो यूटिलिटी है वो हमारे पास 0,0 वाली है, और लास्ट जिसको हम यूटिलाइज करना चाहेंगे दैट विल बी 1,1। So when a page displacement called for, use the clock scheme but use the 4 cases replacement page in lowest non-empty class. या और इसके अंदर जो है हम वही सर्कुलर सर्च जो है वो यूज़ करना जो है वो चाहेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम इसके साथ क्लॉक जो एसोसिएट कर लें कि जो हमारे पोटेंशियल विक्टिम्स अवेलेबल हैं उनके अंदर हम उसको पहले रिप्लेस करें जिसकी क्लॉक जो है हमें अलाउ करती है कि ये सबसे कम यूटिलिटी में आया है और ये ओल्डेस्ट मौजूद है, और इसको हम रिप्लेस कर दें। सो काउंटिंग एल्गोरिथम में हमारे पास कौन से हैं, लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ या मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़, ये हैं कि जी हमारे पास उसको रिप्लेस करें जो सबसे कम इस्तेमाल हुआ है, या हम उसको रिटेन कर लें कि जिसका यूटिलिटी सबसे ज़्यादा है, हम उसको जो है वो रिटेन कर लें। पेज बफरिंग एल्गोरिथम्स दैट इज़ के हमारे पास कीप फ्री फ्रेम्स, हम कोशिश करें कि हम कभी भी पूरे फ्रेम्स जो हैं वो यूटिलिटी में ना लेके जाएं। सम पेजेस जो हैं वो हम डेफिनेटली बफ़र के तौर पे हम अवेलेबल रखें कि अगर हमारे पास ज़रूरत पड़ जाए तो हम बजाय विक्टिमाइजेशन करने के हम जो है वो उनको यूटिलाइज़ कर सकें। सो कीप अ पूल ऑफ फ्री फ्रेम्स ऑलवेज अवेलेबल, then frame available we needed not found at the fault time, read page into the free frame, select a victim to evict and add to free pool। सो इस केस में आपको ये होगा कि आपको जो है वो उस तरीके से विक्टिमाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास जो सेपरेट आपने बफर के तौर पे फ्रेम्स रखे हुए हैं आप उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और जैसे ही आपको जो है वो जब आपने इनको यूटिलाइज़ कर दिया है और जैसे ही आपके पास फ्रेम जो है वो फ्री होता है, आपके प्रोसेस ने एक पेज ने आपके पास जो है फ्रेम को विकेट किया, तो वो जो विकेट हुआ फ्रेम होगा वो आप इस पूल में ऐड कर देंगे, और इस तरीके से आपको जो है वो विक्टिमाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बफ़र ज़ोन क्रिएट हो जाएगी, और बफ़र ज़ोन के अंदर जितने यूटिलिटी ज़्यादा हो जाएगी आप बफ़र में से उन फ्रेम्स को यूज़ कर लें, और यूज़ करने के बाद जो है वो जो फ्रेम फ्री होता जाता है उसको आप बफ़र में ऐड करना शुरू कर दें।
पॉसिबली कीप अ लिस्ट ऑफ मॉडिफाइड पेजेस, डेफिनेटली आपको मॉडिफाइड पेजेस की तब भी आपको जो है वो लिस्ट जो है मेंटेन करनी पड़ेगी, ताकि जो भी पेज जो है वो मॉडिफाई हो हम उसको राइट बैक करना पड़ेगा लाजमी. So when backing store otherwise idle, write pages there and set to the non dirty, ताकि आप उसको जो है वो राइट बैक करें बैकिंग स्टोर के अंदर, और जो है उसके बाद जो डर्टी बेट है उसको आप जो है दोबारा रीसेट कर दें. पॉसिबली कीप फ्री फ्रॉम फ्रेम्स कंटेंट इंटैक्ट एंड नोट दैट is in them is if referenced again before reused, no need to load contents again from the frame. Generally useful to reduce the penalty if wrong victim frames are selected. ये आपको बस बचा लेता है कि आप wrong victimization हो जाए, लेकिन जब आप इवन जिनको आप रेफरेंस कर रहे हैं उनकी भी आप लिस्ट डाउन रखें, ताकि हमें पता हो कि कौन सा रीयूज़ होने की ज़रूरत पड़ रही है, और हमें अगर उस कंटेंट को जो है वो पीछे उसको एम्प्टी नहीं करना पड़ता फ्रेम से, तो हमारे पास वो डाटा मौजूद होगा, हम वो डाटा जो है वो डायरेक्टली अवेलेबल कर सकते हैं नेक्स्ट यूजेज के लिए. सो एप्लीकेशन क्या है जी पेज रिप्लेसमेंट की. ऑल ऑफ दीज एल्गोरिदम्स हैव ऑपरेटिंग सिस्टम गेसिंग अबाउट फ्यूचर पेजेस एक्सेस, कि हमें गेसिंग तो करनी पड़ेगी कि फ्यूचर में किसकी यूटिलिटी ज़्यादा हो रही है, किसकी यूटिलिटी कम हो रही है. सम एप्लीकेशंस हैव बेटर नॉलेज, यानी उनके साथ आपने कुछ डाटा बेसिस जो हैं वो एसोसिएट किए हैं, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन हो सके कि कौन सी फ्रेम्स कितना ज़्यादा यूटिलिटी में जा रहा है और कौन सा फ्यूचर में कितना यूटिलिटी में जाएगा. सो मेमोरी इंटेंस एप्लीकेशंस कैन कॉज डबल बफरिंग. अगर इन दैट केस कि अगर हमारे पास बार बार ऐसी बफर जो है वो यूटिलिटी आ रही है कि हमारे पास मेमोरी को बहुत ज़्यादा यूटिलिटी में लेके आना पड़ रहा है, तो हम वहाँ पर डबल बफरिंग भी यूज़ कर लेते हैं. OS keeps a copy of page in memory as in IO buffer. आप मेमोरी के अंदर भी उसकी कॉपी रख रहे हैं और आईओ के अंदर भी उसकी बफरिंग की कॉपी है. एप्लीकेशन कीप पेज इन मेमोरी फॉर इट्स ओन वर्क. एप्लीकेशन अपने पास भी उसकी कॉपी रख रहा है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपने पास उसकी एक कॉपी रख रहा है. सो ऑपरेटिंग सिस्टम कैन गिव डायरेक्ट एक्सेस टू द डिस्क गेटिंग आउट ऑफ द वे ऑफ द एप्लीकेशन. इससे आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपकी जो है वो एप्लीकेशन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डायरेक्ट एक्सेस जो है वो डिस्क को भी दे देता है, ताकि आप जो है वो अगर आपका जो है वो बीच में से डाटा लेके आने की ज़रूरत पड़ती है, तो क्योंकि आपकी डबलिंग बफरिंग हो रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी डाटा मौजूद है और आपके पास एप्लीकेशन में भी मौजूद है, तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो है वो आपको एक्सेस दे देता है उस डाटा की. एलोकेशन ऑफ द फ्रेम, अगर हम बात करें तो ईच प्रोसेस नीड्स अ मिनिमम नंबर ऑफ फ्रेम्स जो उसको रिक्वायर्ड हैं. लेट्स से कि अगर हम IBM की बात करें तो 6 पेजेस टू हैंडल SS मूव इंस्ट्रक्शन, तो उसको 6 पेजेस रिक्वायर्ड हैं इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए. सो इंस्ट्रक्शन इज़ अ 6 बाइट, might spend 2 pages. इंस्ट्रक्शन itself 2 पेजेस कंज्यूम कर सकती है. 2 पेजेस टू हैंडल फ्रॉम एंड 2 पेजेस टू हैंडल टू, कि आपने कौन सा डाटा कहाँ से कहाँ पे लेके जाना है, तो जहाँ से लेके जाना है 2 पेजेस उसको हैंडल करेंगे, 2 पेजेस हैंडल करेंगे कहाँ पर डाटा लेके जाना है, और 2 पेजेस जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे इंस्ट्रक्शन को कैप्चर करने के लिए कि वो इंस्ट्रक्शन itself है क्या. सो हमारे पास मैक्सिमम ऑफ कोर्स इज़ द टोटल फ्रेम्स इन द सिस्टम. हमें देखना पड़ेगा कि हमारे टोटल कितने अवेलेबल होंगे, उन्हीं में से हम एलोकेशन करेंगे. सो 2 मेजर एलोकेशन स्कीम्स हमारे पास मौजूद हैं. एक है आपके पास फिक्स्ड एलोकेशन, हर एक को अपने जो है वो फ्रेम्स फिक्स कर दें, या दूसरी है प्रायोरिटी एलोकेशन, जिसकी प्रायोरिटी जितनी ज़्यादा हो उसको आप उतने नंबर ऑफ़ फ्रेम्स ज़्यादा एलोकेट कर दें, और जिसकी प्रायोरिटी कम है उसको आप कम फ्रेम्स जो है वो एलोकेट कर दें. लेकिन इसके अलावा हमारे पास और भी डिफरेंट वेरिएशंस हैं जो हर सिस्टम जो है वो अपने हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करता है, जो उसको बेहतर लगता है स्कीम के उसके लिए उसके सिस्टम के लिए बेहतर वर्क करेगा. सो अगर हम बात कर रहे हो फिक्स्ड एलोकेशन की, सो हम कंसिडर करते हैं कि इफ़ देयर आर 100 फ्रेम्स,
आफ्टर एलोकेशन और आफ्टर एलोकेटिंग फ्रेम्स फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को दे दिया, उसके बाद हमारे पास 100 मौजूद हैं और हमारे पास 5 प्रोसेसेस मौजूद हैं, गिव ईच प्रोसेस 20 फ्रेम्स। तो आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो हमारे पास हर प्रोसेस के पास जो है वो 20 फ्रेम्स बनते हैं। सो कीप सम एज फ्री फ्रेम्स फॉर बफर पूल, आपने कुछ बफरिंग के लिए बचा लिया और बाकियों को आपने डायरेक्टली यूटिलिटी में लेके आ गए। सो आप अगर प्रोपोर्शनल निकालेंगे तो allocate according to the size of the process, dynamic as degree of programming process sizes changes। डायनामिकली यूजेबिलिटी की तरफ देखेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोग्राम जो है वो इक्वल क्वांटिटी की वर्किंग कर रहा हो, तो जिसकी जितनी वर्किंग ज़्यादा होती जाएगी हम उसको जो है वो फ्रेम्स जो हैं वो ज़्यादा एलोकेट कर सकते हैं। लेट्स से कि हमारे पास जो साइज़ ऑफ द प्रोसेस पी आई है वो हमारे पास एस आई हमें उसको डिनोट करता है, और कैपिटल एस जो है वो टोटल जितने भी हमारे पास प्रोसेसेस हैं उनका सम है। एम हमें डिफ़ाइन करता है कि टोटल नंबर ऑफ़ फ्रेम्स हमारे पास अवेलेबल कितने, और ए आई जो है वो एलोकेशन बताता है कि हम एक प्रोसेस को कितनी एलोकेशन कर रहे हैं। और यानी एलोकेशन हमारे किस तरह आएगी कि हमारे टोटल नंबर ऑफ़ जितने भी प्रोसेसेस हैं उसके अंदर वो कितने हैं, हम जिस प्रोसेस को एलोकेट करने जा रहे हैं वो कौन सा है, और उसके लिए यानी जो हमारे पास अवेलेबल हमारे पास नंबर ऑफ़ फ्रेम्स हैं वो कितने हैं। सो लेट्स से कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ फ्रेम्स अवेलेबल हैं दैट इज़ 64। तो हमने चूँकि थोड़ी सी बफरिंग जोन भी रखी हुई है तो हमने उसको कम कर लिया, 62 पे ले गए। सो लेट्स से कि हमारे पास एक प्रोसेस है जिसका साइज़ है 10 और दूसरा जो प्रोसेस है उसका साइज़ है 127। तो अब हमने देखना है कि जब दोनों को हम ऐड करेंगे दोनों की प्रोसेस की नीड्स को, तो हमारे पास जो टोटल क्वांटम आ जाएगा दैट विल बी 137। सो इन दोनों का समेशन आ गया हमारे पास 137। तो अगर आप दोनों की एलोकेशन निकालना चाहें कि हम कितना फ्रेम्स हैं वो किसको एलोकेट करेंगे, किसकी कितनी पेज रिक्वायरमेंट है, तो हम देखते हैं कि प्रोसेस आई वन जो है उसकी जो है उसका साइज़ था 10 और टोटल जो साइज़ है दोनों का मिला के 137 है, और जबकि हमने थोड़ी सी बफरिंग निकालने के बाद जो अवेलेबल जो है फ्रेम्स रखे हैं दैट इज़ 62। तो जो हम इसके साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करेंगे तो हमें नज़र आएगा कि हम 4 फ्रेम्स जो हैं अप्रॉक्सीमेटली वो असाइन कर रहे होंगे प्रोसेस ए को, जबकि 57 उसमें से असाइन कर रहे होंगे हम प्रोसेस बी को, डिपेंडिंग ऑन कि उसकी नीड क्या है। जब हम प्रायोरिटी बेस में बात करते हैं तो हमने पहले बात की कि जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट हम उसको उतनी असाइनमेंट करेंगे। सो यूज़ अ प्रोपोर्शनल एलोकेशन स्कीम यूजिंग प्रायोरिटी रादर देन साइज़ के डायरेक्ट साइज़ के ऊपर आप के बजाय आप उसकी जो प्रायोरिटी है उसकी बेस पे आप उसके असाइनमेंट कर रहे हो। सो इफ़ प्रोसेस पी आई जनरेट्स अ पी पेज फॉल्ट, select for replacement one of its frames, select for replacement a frame from the process with lower priority number। बजाय ये कि आप उसके अपने फ्रेम को जो है वो विक्टिमाइज़ करें, आप उससे लोअर प्रायोरिटी का जो प्रोसेस है उसको विक्टिमाइज़ करेंगे और उसके जो है जो फ्रेम है उसको जो है वो अवेलेबल करेंगे फॉर a high priority प्रोसेस जिसकी वो नीड है। सो इसके अलावा जो आपके पास एलोकेशन में आ जाता है, आपके पास आ जाता है ग्लोबल रिप्लेसमेंट आ जाती है और एक आपके पास लोकल रिप्लेसमेंट आ जाती है। ग्लोबल रिप्लेसमेंट क्या है जी? अ प्रोसेस सेलेक्ट a replacement frame from the set of all the frames, one process can take a frame from the another। आप किसी भी जो है प्रोसेस का फ्रेम जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं जब आपको ज़रूरत पड़े, बट देन द प्रोसेस एग्जीक्यूशन टाइम कैन वेरी ग्रेटली। डेफिनेटली आपका जो है एग्जीक्यूशन टाइम वेरी करेगा, क्योंकि जिससे आपने फ्रेम ले लिया उसका टाइम इंक्रीज़ कर सकता है और जिसने यूटिलाइज़ कर लिया उसके चूँकि उसको एलोकेशन अगर 10 थी तो आपने 11वां भी यूज़ कर लिया तो आपके यूटिलिटी बेहतर हो जाएगी, दूसरे की यूटिलिटी जो है वो डाउनग्रेड हो जाएगी। बट ग्रेटर थ्रूपुट एज सो मोर कॉमन, इससे आपकी थ्रूपुट इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि डेफिनेटली जैसे जैसे आप एलोकेशन ज़्यादा करते जाएंगे फ्रेम्स की किसी एक प्रोसेस को, उसकी वर्किंग जो है वो फास्ट हो जाएगी, और चूँकि उसको डाटा अवेलेबल जो चाहिए प्रोसेसिंग के लिए उसको अवेलेबल हो गया है तो वो आप जल्दी अपनी वर्किंग को जो है वो कंप्लीट कर लेगा। दूसरी है हमारे पास लोकल रिप्लेसमेंट।
ईच प्रोसेस सेलेक्ट फ्रॉम इट्स ओन सेट ऑफ एलोकेटेड फ्रेम्स, जिसको विक्टिमाइज करना है वो अपने ही एलोकेटेड फ्रेम में से करेगा. मोर कंसिस्टेंट पर प्रोसेस परफॉर्मेंस आपकी कंसिस्टेंट रहेगी, बट पॉसिबली अंडर यूटिलाइज मेमोरी, क्योंकि वो अपनी अपनी में से कर रहा होगा, तो जिसको एलोकेशन ज़्यादा हुई भी है फ्रेम्स की वो पूरी यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा. लेट्स से कि उसको 10 एलोकेट किए थे, वो 4 को यूज़ कर रहा है, 6 उसको वैकेट मौजूद हैं, तो वो अपनी जो मेमोरी है वो अंडर यूटिलाइज कर रहा है. सो यहाँ पे हमें फिर उसका फ़ायदा नज़र आता है ग्लोबल का, कि अगर यही सिनेरियो उसकी केस में हो ग्लोबल रिप्लेसमेंट में, तो जिसके पास 4 यूटिलाइज हो रहे थे और उसको एलोकेट 10 हुए थे, तो बाकी जो 6 हैं उनकी यूटिलिटी वो किसी और को असाइनमेंट करवा के उसकी कंप्लीट कर सकता है. सो दूसरे की वर्किंग तेज़ हो जाएगी और आपको भी वर्किंग चल रही है. तो यहाँ पे हम बात करते हैं नूमा की, नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस. अगर तो हम बात कर रहे हो कि हमारे पास यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस है, तो दैट मीन्स कि हमारे पास जो एक प्राइमरी मेमोरी है वो हमारे तमाम सीपीयूज़ को जो है वो उनका रेलेवेंट डाटा प्रोवाइड कर रही है. लेकिन जब हमारे पास नंबर ऑफ़ सीपीयूज़ जो हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है और हम उसको एक ही मेमोरी असाइन कर रहे हैं जो कि आपकी वर्किंग मेमोरी है. बेसिकली आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी है या जो स्टोरेज स्पेस होती है वो आपकी जो है वो स्टोरेज मेमोरी है, जबकि जो आपकी रैम है वो आपके पास एक वर्किंग मेमोरी है जिसकी क्वांटिटी छोटी होती है लेकिन इसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा तेज़ होती है, क्योंकि इसने डायरेक्टली आपके सीपीयू को जो है वो डाटा प्रोवाइड करना होता है. अब यहाँ पे अगर बात करें कि हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर्स अटैच हैं हमारे सिस्टम के अंदर, वो एक सिंगल बस के थ्रू जो है वो हमारे मेमोरी के साथ अटैच हो रहे हैं, तो जो मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं उनको जो डाटा चाहिए वो डेफिनेटली वो उसी मेमोरी से उठाएंगे. और अगर वो तमाम के तमाम जो हैं इसी मेमोरी से डाटा उठाने की कोशिश करेंगे, तो एक वक्त आएगा कि आपका जो मेमोरी है वो सैचुरेट, जो बस है वो सैचुरेट होना शुरू हो जाएगी और उसके पास जो है वो एक लिमिट होना शुरू हो जाएगी डाटा प्रोवाइड करने के लिए. और ये फिर आपकी ऑटोमेटिकली फिर जो उसकी सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाएगी. उसकी वजह ये है कि आपके सिस्टम को जो मेमोरी इन टाइम चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही, क्योंकि आपकी बसेस जो हैं वो सैचुरेट हो रही हैं. अब अगर हम इसकी दूसरी कैटेगरी को अगर हम देखें कि अगर हम हर सीपीयू के साथ एक मेमोरी जो है वो अटैच कर दें और एट द एंड ये सीपीयूज़ जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और एक दूसरे के साथ डाटा शेयरिंग कर सकते हैं, तो इस तरह की कैपेसिटी के अंदर हमारे पास ये है कि चूँकि हर सीपीयू के पास उसकी अपनी एक मेमोरी मौजूद है, तो वो हमें ये फ़ायदा प्रोवाइड करेगा कि जो उसको डाटा चाहिए उसको वो मेमोरी से मिल जाएगा. अब पहले जो 4 सीपीयू एक मेमोरी से एक बस के ऊपर से डाटा एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरचेंज कर रहे थे, अब हर सीपीयू के पास उसकी अपनी मेमोरी मौजूद है जो उसकी अपनी बस के साथ कनेक्टेड है. सो इस केसेस के अंदर हमारे पास जो हमारे सिस्टम की स्पीड है वो लिमिट नहीं हो रही होगी ड्यू टू हमारी मेमोरी एक्सेस. सो इससे हमारी जो सीपीयू की परफॉर्मेंस है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी. अब हम बात करते हैं थ्रैशिंग. व्हाट इज़ थ्रैशिंग? इफ़ अ प्रोसेस does not have enough pages, the page fault rate is very high. The page fault to get the page replace existing frame but quickly needs replace from back. अब चक्कर ये है कि अगर आपका सिस्टम जो है उसको बार बार सिस्टम जो है एक पेज की डिमांड हो रही है और जो नंबर ऑफ़ फ्रेम्स आपको एलोकेटेड हैं उनके अंदर उन पेजेस को हम जो है फिट इन नहीं कर पा रहे, तो हमें बार बार जो है वो पेज फॉल्ट का सामना करना पड़ेगा. अगर तो हमारा जो है वो बार बार इसको हमें सामना करना पड़ता है, तो हमारा बार बार जो है एक तो पेज फॉल्ट क्रिएट होगा जिसकी वजह से हमें जो है फ्रेम के अंदर से जो पेज है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा. ये लीड किसको करेगा? लो सीपीयू यूटिलाइजेशन को. ऑपरेटिंग सिस्टम थिंक्स दैट इट नीड्स टू इंक्रीज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. अनदर प्रोसेस नीड टू बी एडेड टू द सिस्टम. सो बेसिकली जितनी मरतबा आपका पेज फॉल्ट होता है, तो जब हमारा पेज फॉल्ट में जाता है तो हमें एक पूरा प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है जिसके दौरान आप एक इंटरप्ट डिक्लेयर होता है और फिर आप डाटा जो है वो फैच करते हैं, फिर दोबारा जो है वो इंटरप्ट डिक्लेयर होता है इंडिकेटिंग के जी आपका डाटा जो मेमोरी में अवेलेबल है, और उसके बाद अपनी वर्किंग करते हैं. इन द मीन वाइल जितनी देर आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है जिसमें आपका पेज फॉल्ट के बाद आपका
डाटा जो है वो प्लेस हो रहा है, इस दौरान आपका सिस्टम जो है उसकी परफॉर्मेंस को अपग्रेड करने के लिए हम ये काम करते हैं कि जो सीपीयू है हम किसी और को एसोसिएट कर देते हैं कि जब तक हमारी मेमोरी जो है वो गैदर हो रही है, मेमोरी में से कंटेंट हमारे पास आ रहा है, उतनी देर हम सीपीयू को अच्छी यूटिलाइजेशन में डालने के लिए हम किसी और को साथ जो है उसको असाइन करते हैं और उतनी देर वो अपना वर्किंग दूसरा प्रोसेस जो है अपनी वर्किंग कर रहे। तो अब प्रॉब्लम ये है कि जो है आपके पास अगर हमारे पास ये बार बार ये फॉल्ट क्रिएट हो रहा है तो हमारा जो सिस्टम है वो थ्रेशिंग करना शुरू कर देगा, यानी अ प्रोसेस बिजी इन स्वैपिंग पेजेस इन एंड आउट। वो बार बार जो है वो आपका जो है वो पेजेस को स्वैप करना शुरू कर देगा, क्योंकि आपके पास इतने पेजेस वहाँ पे अवेलेबल नहीं है जिनको वो स्वैप कर सके, तो या इतने फ्रेम मौजूद नहीं है जिनके अंदर वो डाटा को लाके प्लेस कर सके। तो जितना वो कम होगा उतनी ज़्यादा हमें थ्रेशिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। सो एक टाइम आएगा कि जब आपकी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, क्योंकि डेफिनेटली ये लीड कहाँ पे करेगा, ये लीड वहाँ पे करेगा कि जी आपका जो है जब पेज फॉल्ट क्रिएट हुआ है और पेज फॉल्ट करने के बाद आप दूसरे किसी और प्रोग्राम को जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं एक्सेस टू योर सीपीयू, तो एक लिमिट तक तो आपकी सीपीयू यूटिलाइजेशन बेहतर होगी, लेकिन आफ्टर सम टाइम आपकी अगर जो है मल्टी प्रोग्रामिंग आप इतनी ज़्यादा कर देते हैं और बाबर आपकी जो है वो आपको स्वैपिंग आउट होना शुरू हो जाती है, तो एक लिमिट के बाद आपकी जो मल्टी प्रोग्रामिंग है, क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर भी ये है कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो हैं वो अपनी पेजेस को जो है वो स्वैप कर रहे हैं, वो उनके अपने टेबल्स हैं, वो अपने फ्रेम्स के अंदर से जो है वो पेजेस को स्वैप कर रहे हैं, दूसरा पेज ला रहे हैं और वर्किंग कर रहे हैं। सो एक लिमिट के बाद अगर आप मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज़ करते हैं तो बजाय ये कि आपकी सीपीयू यूटिलाइजेशन बेहतर होती, आपकी जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो गिरना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा सिस्टम जो है वो स्वैपिंग के अंदर ही कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा और अब आप जो है बजाय यूज़फुल वर्किंग करने के सिर्फ स्वैपिंग का वर्किंग कर रहे होंगे। सो दैट इज़ बेसिकली योर थ्रेशिंग। डिमांड पेजिंग एंड थ्रेशिंग, why does the demand paging work? Locality model, process migrate from one locality to another, localities may overlap. अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप जो है वो उसको एक प्रोसेस को जो है वो आपने जगह एलोकेट की थी और उसके अंदर अपनी वर्किंग कर रहा था, उसके बाद आपकी स्वैपिंग हुई और स्वैपिंग करने के बाद जो है आपने किसी और प्रोसेस को जो है सीपीयू एलोकेट कर दिया। जब वो वापस आएगा और आप उसको प्रोसेस को जो है वो रिसोर्सेज एलोकेट करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि उसको वही लोकेशन मिले जहाँ पे उसने अपने पहले डाटा रखा होता। अब अगर वो डाटा जो है किसी और जगह पे उसको लोकेशन एलोकेट होती है, तो अगर वो सेम जगह पे नहीं है तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट भी आपके पास आएगा। दूसरी चीज़ ये भी इफ़ेक्ट आ सकती है कि आपकी जो पुरानी लोकेशन आपको एलोकेट हुई थी और अब जो लोकेशन आपको एलोकेट हुई है वो मे भी ओवरलैपिंग हो। सो अगर पुरानी लोकेशन और अब की लोकेशन ओवरलैप करती हैं तो आपका लोकेलिटी जो है वो सफ़र करना शुरू कर देगी। वाई डज थ्रेशिंग अकर? साइज ऑफ लोकेलिटी शुड बी ग्रेटर दैन द टोटल साइज ऑफ द मेमोरी। लिमिट इफेक्ट बाय यूजिंग लोकल एंड प्रायोरिटी पेज रिप्लेसमेंट। जो आपको प्रायोरिटी जिस तरह हमने की थी, तो हमने क्या किया था कि एक लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस से जो है हमने फ्रेम्स लिए थे, अपनी वर्किंग करना शुरू कर दी थी। तो इस तरह ये है कि जब आप दूसरे की लोकेलिटीज़ यूज़ कर रहे हैं और अपनी वर्किंग को कंप्लीट कर रहे हैं तो इन दैट केस आपकी वर्किंग भी इफ़ेक्ट हो रही है और उसकी वर्किंग को भी इफ़ेक्ट होना शुरू हो गया, उसकी लोकेशंस आपके पास यूटिलाइज हो रही हैं। सो मेमोरीज़ जो हैं वो लोकेशंस जो हैं वो आपस में ओवरलैप करना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आफ्टर सम टाइम अगर आप उसको बाईपास कर देते हैं, उसको वापस कर भी देते हैं, तो अगर आपने कोई प्रीवियसली कोई रिकमेंडेशन दी हुई थी और वो डाटा उस लोकेलिटी पे आने की कोशिश करता है, तो वो अब लोकेलिटी अब किसी और को असाइन होने जा रही है। सो ये चीज़ें जो हैं वो ये जो मल्टी प्रोग्रामिंग है और एक प्रोग्राम दूसरे को जो इफ़ेक्ट कर रहा है उसकी मेमोरी को, वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएगा बाय दिस थ्रैशिंग। यहाँ पे हम बात करेंगे वर्किंग सेट मॉडल के अंदर। वर्किंग सेट मॉडल ये है कि हम एक विंडो असाइन कर देते हैं जहाँ पे हमारे पास एक विंडो साइज़ है
वर्किंग विंडो होती है और उसके अंदर जो है हमारे पास फिक्स नंबर ऑफ पेज रेफरेंसेस जो हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं। लेट से कि हमारी जो वर्किंग विंडो है उसके अंदर हमारे पास 10,000 इंस्ट्रक्शंस आ गई, तो वर्किंग सेट फॉर प्रोसेस P1 इज़ इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ पेजेस रेफरेंस्ड इन द मोस्ट recent time. If delta is too small, will encompasses entire locality. If delta is too large, will encompass several localities. अब इसके अंदर ये है कि अगर हम एक जो एरिया हम डिफाइन कर रहे हैं, अगर डेल्टा में बहुत छोटा है तो उसके अंदर एक लोकेलिटी आएगी, लेकिन अगर ये डेल्टा का जो साइज़ है ये अगर हम इसका क्वांटम ज़्यादा बड़ा कर देते हैं तो हम बहुत सारी जो लोकेलिटीज़ हैं वो ओवरलैप करना शुरू कर देंगे या उनको इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर देंगे। और इसके अंदर इफ़ डेल्टा इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी विल एनकम्पसेस ऑल इंटायर प्रोग्राम, अगर आप डेल्टा को इनफाइनाइट लेवल पे ले जाते हैं तो आप एक वक्त में पूरे के पूरे प्रोग्राम को जो है वो इस सिनेरियो के अंदर जो है वो कंसीडर करना शुरू कर देंगे। Where D is equal to summation of all the demand pages. Approximation of the locality. If D is greater than M, then happens the thrashing. अगर आपकी डिमांड जो है वो अवेलेबल फ्रेम से ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी तो डेफिनेटली आप थ्रेशिंग के अंदर जो है वो मूव करना शुरू हो जाएंगे। सो पॉलिसी क्या है, इफ़ D is greater than M, then suspend or swap out one of the processes. अगर आपकी डिमांड जो है नंबर ऑफ अवेलेबल फ्रेम्स से आपकी क्वांटिटी इंक्रीज़ करने लगती है तो आप किसी एक प्रोसेस को जो है वो एंड कर दें ताकि उसके जो फ्रेम्स हैं वो भी आपके पास अवेलेबल हो जाएं और आप जो है अपनी वर्किंग को कंटिन्यू रख सकें और आपको थ्रेशिंग के अंदर ना मूव करना पड़े ताकि आप स्वैपिंग ना कर रहे हो प्रोसेसेस की। सो लेट्स से कि हमारे पास एक टाइम T1 था, हमने उसके अंदर जो है जो विंडो साइज़ है उसके अंदर हमारे पास 5 कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं। सो अगर हमारे पास जो है उसकी फ़ायदा ये होगा कि अगर हम अपना जो एलोकेटेड फ्रेम्स हैं उनको ज़्यादा कर देते हैं क्योंकि हमारी वेरिएशन ज़्यादा आ रही है। लेट्स से हमारे पास 2 से भी यूज़ हो रहा है, 6 भी यूज़ हो रहा है, 1 भी यूज़ हो रहा है, 5 भी यूज़ हो रहा है और 7 भी यूज़ हो रहा है। अब 7 हमारे मल्टीपल यूजेज में आ गया तो क्योंकि हमारी यहाँ पे यूटिलिटी ज़्यादा हो रही है पेजेस की, मुख्तलिफ पेजेस जो हैं वो हमें पास रिपीटेड में यूज़ हो रहे हैं तो हमने जो अपना विंडो साइज़ है उसको बड़ा कर लिया। लेकिन आफ्टर सम टाइम हमें नज़र आता है कि हमारी जो कॉन्टिन्यूस रेफरेंसेस है वो लिमिटेड होते जा रहे हैं। लेट्स से कि हमें जो बार बार यूज़ करना पड़ रहा है वो 3 और 4 जो है फ्रेम उसी को यूज़ करने की ज़रूरत है और हमें ज़्यादा की अब ज़रूरत नहीं है। तो हम ऑटोमेटिकली इसको डायनामिकली लेवल के ऊपर हम नंबर जो विंडो साइज़ है उसको हम छोटा कर लेते हैं और बाकी जो फ्रेम्स हम किसी और को एलोकेट कर देंगे ताकि अपनी वर्किंग को कंप्लीट कर सकें। So keeping track of the working set, approximate with interval time and a reference bit. अब आप इसको over the period of time इसको एक तो मॉनिटर करें कि जिस तरह हमारी यूजेज बढ़ती जाती है हम एलोकेशन ऑफ द फ्रेम्स उनको बढ़ा लें और जैसे ही हमारे पास यूजेबिलिटी ऑफ द फ्रेम्स कम होना शुरू हो जाती है तो हम डायनामिकली उन फ्रेम्स को किसी और प्रोसेस को असाइन कर दें ताकि आपकी वर्किंग जो है वो भी कंटिन्यू रहे और हम किसी और प्रोसेस को भी फैसिलिटेट कर सकें। सो लेट्स से कि अगर हमारे पास जो विंडो साइज़ है वो 10,000 है और टाइमर इंटरप्ट हर 5,000 टाइम यूनिट्स के ऊपर जो है वो उसको चेक कर रहा है कि उसकी यूजेबिलिटी क्या चल रही है। कीप इन मेमोरी 2 बिट्स फॉर ईच पेज और आप 2 बिट्स जो हैं हर पेज के लिए असाइन रख रहे हैं। Whenever a timer interrupts, copy and set all the values of the reference bit to 0. जब भी इंटरप्ट आएगा तो आप रेफरेंसेस को जो है हम ज़ीरो कर देते हैं। इफ़ वन ऑफ द बिट इन मेमोरी इज़ 1 पेज इन वर्किंग सेट, जिसकी भी वैल्यू हमारे पास 1 होगी दैट मीन्स कि वो हमारे पास जो है वो वर्किंग सेट के अंदर मौजूद होगा और बाकी जिनकी ज़ीरो है वो वर्किंग सेट का पार्ट नहीं होंगे। So why is this not completely accurate? Improvement 10 bits and interrupt every 10,000 time units.
ये इसलिए भी आपको एक्यूरेट नज़र नहीं ज़्यादा इसलिए आएगा क्योंकि अगर आपने जिस इंस्टेंस के ऊपर आपने ये बिट को चेक किया, लेट सपोज कि वो उसी इंस्टेंस के ऊपर जो है वो आपकी जो रिक्वायर्ड जो रिपीटेड आपके पास चल रही थी वो उसी इंस्टेंस के ऊपर जो है कुछ ने ऑन कर दिया और कुछ ने ऑफ कर दिया, लेकिन अगर जिनको कॉन्टिन्यूसली आपको एलोकेट रखना था अगर वो उन टाइम पे ऑफ हुए पे थे तो वो आपके वर्किंग सेट का पार्ट नहीं रहेंगे। और अगर आपको उन जो है फ्रेम्स की एलोकेशन उस वक्त हो जाती है एट दैट पर्टिकुलर टाइम, तो आपके पास जो है वो सेट का पार्ट बन जाएंगे, लेकिन वो आपको रन टाइम पे ज़रूरत नहीं पड़ रही। अच्छा, इसी का जो इम्प्रूव्ड वर्जन ये है कि आप बजाय ये कि एक बिट को एसोसिएट करने के आप जो हैं वो एक तो जो बिट्स हैं उनकी क्वांटिटी आप बजाय 1 बिट की जो है वो आप 10 बिट्स कर लें, और नंबर 2 आप जो इंटरप्ट वैल्यू है वो बजाय 5000 टाइम के आप 1000 टाइम कर लें, ताकि हमारे पास ज़्यादा जो है देर का डाटा जो है हमारे पास अवेलेबल होगा, उसके अंदर हम जो है अपनी वर्किंग कर रहे होंगे। सो पहले जो हमारे पास आ रहा था कि 5000 टाइम के अंदर हम देख रहे थे कि कौन सी वैल्यू 1 रह रही है और उसको हम जो है सेट का पार्ट बना रहे थे। अब अगर हम ज़्यादा देर के लिए ज़्यादा देर के डाटा के ऊपर हम एजम्पशन करेंगे तो और नंबर ऑफ़ बिट्स भी हम अगर इंक्रीज़ कर देते हैं तो हमारे पास उसकी जो है वो इम्प्रूव्ड वर्जन हमारे पास आ जाता है कि हम उसको जो है वर्किंग सेट को मज़ीद बेहतर कैसे चला सकते हैं। पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी, अगर हम पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी का अगर हम चार्ट प्लॉट करें तो हमें नज़र आता है कि जिस तरह हम अपने नंबर ऑफ़ फ्रेम्स की क्वांटिटी इंक्रीज़ करते हैं, हमें नज़र आता है कि जो रेट ऑफ पेज फॉल्ट है वो हमारा डिक्रीज़ करना शुरू कर देता है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हमारे पास जो है नंबर ऑफ़ पेजेस कम हैं, जबकि इधर इस पॉइंट पर आके हमारे पास जो है नंबर ऑफ़ फ्रेम्स जो हैं काफ़ी इंक्रीज़ कर जाते हैं। सो जितना जितना हम इंक्रीज़ करेंगे उतनी हमारे पास जो है वो पेज फॉल्ट की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर हम उसको एक लिमिट से ज़्यादा नीचे करेंगे तो हमें ये नज़र आएगा कि हम जो एलोकेट कर रहे हैं वो फ्रेम ज़्यादा है, लेकिन जो हमें उससे गेन करना चाहिए वो हम उतना गेन कर नहीं पा रहे। दैट मीन्स कि हमने जो उसको मेमोरी ज़्यादा जो है वो एसोसिएट कर दी है, अब वो उतनी मेमोरी यूज़ तो नहीं कर रहा, उतनी फुल यूटिलिटी पे उसकी बहुत कम जा रही है, लेकिन हमने मेमोरी बहुत ज़्यादा उसको एसोसिएट कर दी है। इतनी मेमोरी अगर हम उसको थोड़ा सा कम भी एलोकेट करते हैं, यानी हम इसका एक लोअर बाउंड अटैच कर दें और एक जो है अपर बाउंड अगर हम देखें तो इस पॉइंट पे हमें ये नज़र आएगा कि अगर हम अपर बाउंड से ऊपर जाते हैं तो हमारा पेज फॉल्ट लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसके लोअर बाउंड से नीचे जाएंगे तो हमें नज़र आएगा कि जो हमारे पास नंबर ऑफ़ फ्रेम्स अगर इंक्रीज़ कर भी रहे हैं ना तो हमारे पास उसकी यूटिलिटी उतनी अच्छी नहीं आ रही। सो इफ़ एक्चुअल रेट इज़ टू लो, process loses frame, whereas if actual rate is very high the process gains frames. बेसिकली क्या होगा कि जिस तरह अगर हम यहाँ पे बात करें WSS की, तो अगर तो हमारे पास एक्चुअल रेट जो है वो बहुत लो होना शुरू हो जाएगा, तो यानी यूटिलिटी का जो है लेवल जो है यानी हमारे पास यानी ये कि अगर हमारे पास जो WSS जो विंडो है अगर उसका जो है अगर साइज़ छोटा होना शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप जो है जो आपको एसोसिएटेड फ्रेम्स हैं वो उनकी क्वांटिटी भी कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास जो है हम इसका रेट जो है वो हाई हो जाता है WSS के अंदर कि हमारे पास जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, तो डेफिनेटली हमारे पास जो प्रोसेस जो है वो फ्रेम्स जो है उसके पास एसोसिएशन भी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। लेकिन वो वाला फैक्टर भी हमें साथ देखना पड़ेगा कि हमारे पास कितना जो है वो फ्रेम्स इंक्रीज़ कर रहे हैं और कितना डिक्रीज़ कर रहे हैं और उनकी यूटिलिटी किस तरह जा रही है। जब हम वर्किंग सेट की बात करते हैं तो हमें नज़र आता है कि जो आप वर्किंग सेट के अंदर बिल्कुल स्टार्ट के अंदर जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको स्टार्ट के अंदर जो है नंबर ऑफ़ फ्रेम्स की क्वांटिटी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, और उसके बाद जो है आप क्योंकि आपको जो है स्टार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा पेज फॉल्ट क्रिएट हो रहे होते हैं क्योंकि आपने डाटा सारा जो है वो मेमोरी के अंदर ला के रिजाइड करवाना होता है। आफ्टर सम टाइम अब आपके रेपिटेशन स्टार्ट हो गए तो पेज फॉल्ट की क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है।
और इस तरह जो है फिर वो चूँकि डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी तो हमारी एफिशिएंसी जो है वो भी इंक्रीज़ करना शुरू कर देगी. So basically, there is a direct relation between the work set of a process and its page fault rate. Working set changes over time, peaks and valleys over the time आपको नज़र आएंगे. ये आपका स्टार्ट के अंदर आपको एक पीक नज़र आई है और आफ्टर सम टाइम आपका जब वो सैचुरेशन होना शुरू हो जाती है, यानी आपको डाटा जो है वो हिट मिलना शुरू हो जाता है, तो आपका फॉल्ट टाइम जो है वो फॉल्ट रेट जो है वो गिरना शुरू हो जाता है. अब हम मेमोरी मैप्ड फाइल्स की बात करते हैं. मेमोरी मैप्ड फाइल इज़ इज़ मोस्टली अ सेगमेंट ऑफ वर्चुअल मेमोरी that has been assigned a direct byte-to-byte correlation with some portion of a file on the disk. बेसिकली आप एक मेमोरी मैप्ड फाइल जो है उसको आप जो है एक सिस्टम की फ़ाइल के साथ जो है बाइट टू बाइट कोरिलेशन के अंदर लेके गए होते हैं. Memory mapped I/O let us map a file on the disk into a buffer in process address space, so that when we fetch bytes from the buffer, the corresponding bytes of the file are read. Similarly, when we store data in the buffer, the corresponding bytes are automatically written to the file. This let us perform I/O without using read-write system calls. अब बजाय ये कि हमने कोई डाटा रीड करना है किसी मेमोरी लोकेशन से और किसी फ़ाइल के अंदर से, तो हम वहाँ से जाके डाटा रीड करें और सिस्टम कॉल को एंगेज करें या डाटा राइट करें. हम ये करते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम के अंदर एक फ़ाइल मौजूद है उसके डाटा को हम ला के मेमोरी पर मैप कर देते हैं. आगे हम चलते हैं, देखते हैं, आपको इंशाल्लाह इसमें क्लियर भी होगा. लेट्स से कि हमारे पास ये मेमोरी है. हमें ये पता है कि सबसे लोअर एंड पे हमारे पास कोड सेक्शन मौजूद है, फिर हमारे पास डाटा है, और इस तरह फिर हमारे पास हीट जो है वो हीप जो है वो एक्सटेंड करती है, और स्टैक जो है वो डाउनवर्ड जो है वो ग्रो करती है, और इसके सेंटर में जो है वो हमारे पास शेयर्ड मेमोरी जो है वो मौजूद होती है. हम जो है ये शेयर्ड मेमोरी के अंदर जो है वो पोर्शन ऑफ द फाइल जो है वो ला के हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं. बेसिकली हमारे पास एक फ़ाइल मौजूद है जिसके अंदर सारा डाटा मौजूद है, और वो जो है हमारे पास कहीं बैकिंग स्टोर पे या सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर मौजूद है. हम इस फाइल के अंदर से रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ डाटा जो है वो रीड करते हैं और उसको ला के हम मेमोरी में मैप कर देते हैं जो हमें डाटा चाहिए वर्किंग के लिए. जितनी लेंथ हमारी वहाँ से हमने रीड की थी वो हमने ला के यहाँ पे स्टोर करवा दी. और जब हमने रीड करना है तो हम यहाँ से रीड करके ले आएंगे. जब उसमें वर्किंग हो जाएगी तो वर्किंग करने के बाद जो डाटा है वो वापस ला के हम स्टोर कर देंगे. सम OSs यूज़ मेमोरी मैप्ड फाइल्स फॉर स्टैंडर्ड I/O. Process can explicitly require memory mapping to a file via memory map system call. memory map की system call के थ्रू फाइल का डाटा जो है वो मेमोरी में ला के मैप करेंगे और उस पर वर्किंग करेंगे. Now file mapped into the process address space. अब जो उस फाइल का जो डाटा था अब वो आके मेमोरी के अंदर आके जो है वो जो है प्लेस्ड हो गया, और यहाँ पे अब उसके जो डाटा है वो मेमोरी को कंटेंट को जो है उसने यानी मेमोरी एड्रेस स्पेस को जो है उसने ऑक्यूपाई कर लिया. फॉर स्टैंडर्ड I/O आपको जो है ओपन, रीड, राइट और क्लोज की मेमोरी मैप इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करना पड़ता है. But map file into the kernel address space, process still does read and write, copy data to and from the kernel space and then user space. Use efficient memory management subsystem, avoid needing separate subspace. अब जो हमें चीज़ ये थी कि हमें डाटा करना था, कॉपी करना था, वर्किंग करनी थी सारी. अब हम इस फाइल का जो डाटा है उसको हमें जो है हम उस फाइल के डाटा को ला के हमने यहाँ पर रख दिया. उससे हमें बाकायदा अलग-अलग सिस्टम कॉल्स को जनरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही. हम इसके ऊपर मेमोरी मैप की जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि जस्ट लाइक वो सिस्टम कॉल्स हैं, लेकिन सिस्टम कॉल के केस में हमें ओवरहेड काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा होता है, वर्किंग ज़्यादा करनी पड़ती है. इसके केस में हम मेमोरी मैपिंग की इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हैं और हमने अपनी वर्किंग को कंप्लीट करते हैं. और एट द एंड हम ये जिस हमारे पास काओ मौजूद था कि चूँकि आप शुरू में वर्किंग कर रहे हैं, एड्रेस स्पेस जो है वो सेम यूज़ कर रहे हैं, और अगर कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो मॉडिफिकेशन जो है हम राइट बैक कर देते हैं. तो जो फाइल का डाटा हम लेके आए थे उसमें जहाँ पे हमने मॉडिफिकेशन करेंगे वो मॉडिफिकेशन जो है वो हम फाइल के अंदर जाके मेमोरी से उठाएंगे और फाइल में जाके हम राइट कर देंगे.
सो दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 9 और रिगार्डिंग योर पेजिंग। इंशाल्लाह आपको उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चीज़ के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।